जापान में भी एक प्रॉपर सिटी है कासुकाबे विच इज थीम्ड अराउंड शिनचैन, इज इट ट्रू? वहाँ पे शिनचैन की बीजीएम प्ले होती है, बैकग्राउंड साउंड प्ले होता है। मेरे को लगा ये कैसी जगह पे आ गया मैं। शिनचैन इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। शिनचैन के डायरेक्टर ने भी एक बार उसको बचपन में रामायण की मूवी आई थी द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, उसकी एनिमेशन देख के बोल सकते हो कि जापान कितना ज्यादा आगे था। जापान की शादियां कैसी होती हैं? आप जा नहीं सकते हो शादी के अंदर विदाउट पेइंग दैट मनी। मिनिमम अमाउंट यू कैन पे इज लाइक चल रहा था ऑक्टोपस, छोटा बेबी ऑक्टोपस, एंड दे टुक इट एंड दे एट इट। उन्होंने बोला ये क्रोकोडाइल है, तो मैंने बोला इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो कह रहे कंगारू खा लो या फिर क्रोकोडाइल खा लो। भूकंप बहुत आते हैं। मैं सो रहा होता हूँ, पूरा घर ऐसे हिल रहा होता है और आई वाज लाइक ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। कैसा है जापान इंडियन स्टूडेंट्स के लिए? वहाँ का बच्चा जो पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमा सकता है, इंडिया में बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आईटी इंजीनियर भी नहीं कमा पा रहा है। दिल्ली मेट्रो की रील्स देखते हो इंस्टाग्राम पे तो आपको दिख ही रहा है। हाँ। जापान की मेट्रोस का कैसा रहता है अंदर का एटमॉस्फेयर? जापान में टेम्पल्स वगैरह कैसे है? इस्कॉन टेम्पल भी है वहाँ पे, गुरुद्वारे भी देखे हैं बहुत सारे। जापानीज लोग आर लिटिल बिट वरीड अबाउट दैट। व्हाई वरीड? क्योंकि हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो इंडिया से नहीं बल्कि 7 समुंदर पार से आए हैं हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। सो टुडे वी हैव विद अस अ वेरी अमेजिंग इंडो जापानीज क्रिएटर निखिल कुन। हाय निखिल, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड टू, थैंक यू सो मच। सो निखिल इंडियन बॉर्न, ब्रॉट अप इन इंडिया, बट अब रह रहे हैं जापान में, वर्किंग इन जापान, जो कि अब एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं और वो जापान के अंदर कंटेंट क्रिएट करते हैं जापान के लाइफस्टाइल के बारे में, जापान की फेस्टिवल्स, जापान की चीज़ों के बारे में, एंड ही इज़ डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो आई थॉट हु एल्स वुड बी बेटर टू एक्सप्लेन अस अबाउट जापान, वहाँ का कल्चर, जापान का लाइफ कैसा है, जापान का लाइफस्टाइल, वहाँ के इनसाइट्स। निखिल से बेटर आई गेस हमें कोई भी नहीं समझा सकता, कंटेंट क्रिएटर हु इज़ मेकिंग कंटेंट स्टेइंग इन जापान। सो चलिए निखिल, स्टार्ट करें आज का पॉडकास्ट। जी जरूर, लेट्स स्टार्ट। ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। तो निखिल, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद योर इंस्टाग्राम हैंडल इज निखिल कुन। हाँ जी, हाँ जी। यू आर निखिल त्रिपाठी, राइट? यस। चलो इंडिया में तो यू आर निखिल त्रिपाठी डेफिनेटली, बट यहाँ पे आपका यूजर नेम है निखिल कुन। सो व्हाट इज दिस कुन? अच्छा, तो ये कुन क्या होता है एक्चुअली? ये मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे निखिल कुन लगा रखा है मैंने। Yup. सो कुन का बेसिकली मीन होता है, इट्स अ सफिक्स। उसका मतलब होता है मिस्टर टाइप के लिए, जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना मिस्टर नमित, मिस्टर निखिल एंड ऑल एंड ऑल, तो उसके लिए हम कुन लगाते हैं। और ऐसे 3 होते हैं एक्चुअली। ओके, जैसे इंडिया में नॉर्मली इंग्लिश में या कहीं पे भी वी यूज मिस्टर बिफोर नेम, जापान में इट्स आफ्टर द नेम। आफ्टर द नेम, ठीक है। और ऐसे 3 सफिक्स होते हैं। ओके। तो नॉर्मली इन जनरली वी यूज सान। सान। तो जैसे अगर मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला हूं तो मैं बोलूंगा नमित सान। ओके। या आप मेरे को बोलोगे निखिल सान। ठीक है। और मेरी आदत हो गई, अब मैं कभी कभी अपने दोस्तों को फ़ोन करते हुए भी ऐसे सान लगा देता हूँ आगे, तो वो गलती हो जाती है। बाकी बॉयज़ के लिए क्या होता है, इफ़ यू आर लाइक यंगर बॉयज़ के लिए क्या होता है, लोग कुन लगाते हैं। एंड इफ़ यू आर टीनेज बॉयज भी, टीनेज के लिए, या फिर अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो, चाहे आपकी एज ज़्यादा भी हो गई है, एंड इफ़ वी आर टू क्लोज तो वी विल यूज कुन। अच्छा, सान की जगह फिर कुन आ जाएगा। सान इज फॉर लाइक थोड़ा फॉर्मल हो जाता है। हाँ, फॉर्मल। हाँ। और कुन आता है कि मतलब फ्रेंडली होता है, और वो सिर्फ बॉयज़ के साथ यूज़ कर सकते हो। बट सेम टाइम पे अगर आप लड़की हो, और लड़कियों के क्या होता है कि मतलब वो चान यूज़ करती हैं। ओके। और ऐसे ही सेम होता है वो बच्चों के लिए भी, बच्चे भी चान यूज़ करते हैं। छोटे बच्चों को अगर आप बुला रहे हो, लिए जैसे आपने देखा होगा शिनचैन। हाँ, शिनचैन। तो शिनचैन में भी चान लगता है क्योंकि वो भी बच्चा है। और लड़कियों के लिए भी उसमें शिनचैन की एक क्रश होती है, नेनेको दीदी बोलते हैं जिसको। हाँ, नेनेको। तो नेनेको में भी अगर आप जापानीज में देखोगे तो उसकी मम्मी, शिनचैन की मम्मी नेनेको चान बुलाती है। तो वो भी लड़की है एंड शी इज यंग, स्टिल यंगर, तो उसके लिए उनके लिए भी चान लगाते हैं, बच्चों के लिए भी चान लगाते हैं। और तभी वो नैनी चैन, मसाओ चैन। हाँ, मसाओ चैन, नेनी चैन, ये होता है। आई वाज थिंकिंग अभी तक ये वो होता है सरनेम है चैन, बट ओके, दिस इज अ सफिक्स। सरनेम नोहारा है उनका, शिनचान नोहारा। हाँ, तो सरनेम नोहारा है, और क्या कहते हैं, इनका सफिक्स जो होता है वो चैन होता है। बाकी आपने अगर डोराएमोन को अपने जापानीज में देखा है तो वो नोबिता कुन लगाते हैं। ओके। तो नोबिता के आगे कुन लगाते हैं, जेयान कुन होता है, सुनियो कुन होता है। तो ऐसे ऐसे ये चेंज होता रहता है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए और बच्चों के लिए। ओके, सो देयर आर 3 बेसिकली। बच्चों को बुला रहे हैं तो नेम के बाद चैन। हाँ। और टीनेज बॉयज वगैरह के लिए इट्स कुन, एंड जिनके साथ आप बहुत फ्रेंडली हो, और अदरवाइज यू आर
फॉर्मली या रिस्पेक्ट से अगर किसी को बुला रहे हो तो आप सान यूज करो। सबके लिए सान यूज कर सकते हो, उसमें बच्चा भी हो सकता है, विमेन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सबके लिए सान है। सान इज जनरल, सो इट कैन बी निखिल सान, या अगर मैं फ्रेंडली उसमें बुलाता हूँ you'll be निखिल कुन। यस, तो ये है राज बिहाइंड कुन का। गाइस इट इज सो अमेजिंग ना ये चीजों को पता लगाना, बट डेफिनेटली इसीलिए आई मेड दिस पॉडकास्ट बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन इंट्रीग्ड जापान के कल्चर से। क्योंकि आई विल टेल यू व्हाई, मैं क्यों जापानीज कल्चर और उस वाइब से इतना वो रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं एक्चुअली में बड़े होते हुए, चलो कार्टून नेटवर्क तो सबसे पहले देखा ही है बचपन में, बट उसके बाद सबसे ज्यादा देखा है शिनचैन, डोरेमोन, किटरेट्सू, कोजिकामे, एंड ऑल ऑफ देम आर जापानीज। लाइक पूरा बचपन वही देखते बड़े हुए हम लोग। मेरे को भी बड़े होके पता चला ये जितने भी मैंने कार्टून्स देखे ये सब के सब जापानीज थे। मेरे को लगता था ये सब इंडियन है। नहीं मेरे को तो आई वाज लाइक यार इट इज सो फैसिनेटिंग। हमने मतलब पूरा बचपन देखा है कैसे शिनचैन का घर होता है, नोबिता का घर होता है, एंड कैसे उनके घर हमारे घरों से डिफरेंट है, द वुडन हाउसेज और उनकी चीजें, वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ के स्कूल्स। तो इट इज़ रियली वेरी फैसिनेटिंग। तो जैसे हमने शिनचैन में देखा कि शिनचैन की एक सिटी है कासुकाबे। हाँ, कासुकाबे में शिनचैन रहता है। तो आई हर्ड कि जापान में भी एक प्रॉपर सिटी है कासुकाबे विच इज थीम्ड अराउंड शिनचैन। इज इट ट्रू? हाँ, एक्चुअली वो कासुकाबे हमेशा से वहाँ पे एक सिटी थी। वो टोक्यो के पास में एक साइतामा नाम की जगह है। और वो साइतामा प्रेफेक्चर के अंदर आती है एक सिटी, छोटी सी कासुकाबे। और आप वहाँ पे जाओगे तो इट्स एवरीवेयर इज शिनचैन। अच्छा। मतलब आप किसी भी, अगर आप ऐसा होता है जैसे कोई कार की दुकान है और उनका अगर उन्होंने बिल बोर्ड लगाया हुआ है, किसी ने कुछ बोर्ड लगाया हुआ है, तो उसमें भी एडवर्टाइजमेंट शिनचैन कर रहा होता है अंदर। तो अगर आप वहाँ पे जैसे ही मेट्रो स्टेशन से उतरते हो तो वहाँ पे शिनचैन की BGM प्ले होती है, बैकग्राउंड साउंड प्ले होता है। तो मतलब मेरे को लगा ये कैसी जगह पे आ गया मैं, जापान में और कहीं भी ऐसा नहीं होता है। तो जैसे ही आप वहाँ पे उतरोगे तो वहाँ पे एक शिनचैन का पूरा एरिया भी बनाया हुआ है उन लोगों ने। तो आप पूरे शिनचैन की सारी मूवीज़ अभी तक जितनी भी रिलीज़ हुई है वो सब भी चेक कर सकते हो। बच्चों के लिए खेलने की जगह भी बनाई हुई है और बहुत सारे शिनचैन के स्टैचूज भी हैं वहाँ पे। दिस इज सो क्रेजी। अभी जब हम शिनचैन की बात कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव लव्ड शिनचैन, लाइक आई एम अ क्रेजी शिनचैन लवर। सेम तो शिनचैन का मैंने सुना है अब ऐसा बड़े होके बाद में कि एक स्टोरी आई कि लोगों ने ऐसा कहा कि शिनचैन इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। एक बच्चा हुआ करता था शिनचैन जो कि मर गया था। तो व्हाट इज इट लाइक, इज इट ट्रू? नहीं, पूरी फेक है। इवन ये इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी ये स्टोरी कि शिनचैन के डायरेक्टर ने भी एक बार उसको मतलब आके बताना पड़ा कि ऐसी कोई भी स्टोरी नहीं है, इट्स जस्ट एन एनिमे। तो इवन मैंने देखा है कि ये डोराएमोन इंडिया में किसी भी चीज की स्टोरी बना देते हैं लोग। हाँ, मतलब ये इतना फैल गया था, एवरीवन वाज टेलिंग कि नहीं यार ये शिनचैन के साथ एक बड़ी दर्दनाक कहानी हुई थी, वो बच्चा एक्सीडेंट में मर गया था, अपनी बहन को बचाते बचाते मर गया था, उसकी मम्मी पागल हो गई थी, उन्होंने फिर सारे के सारे एपिसोड लिखे थे। एंड आई वाज लाइक मैंने सब कुछ देख लिया इंटरनेट पे, ऐसी मेरे को कहीं भी कोई वैलिड इसका एविडेंस नहीं मिला कि इट्स ट्रू स्टोरी और समथिंग लाइक दैट। ऐसी इंडिया में एक डोराएमोन की भी स्टोरी बनाई हुई है। वो बोलते हैं कि जो नोबिता था वो थोड़ा शायद पागल था या फिर उसकी कोई उसको बीमारी थी जिससे वो चीज़ों को इमेजिन करता था। और वो इमेजिन करता था कि एक डोराएमोन नाम का एक कैरेक्टर है मेरे साथ और वो मेरी हेल्प करता है। और जब मैंने उसके बारे में सर्च करा वो भी फेक था। तो मतलब इट्स नथिंग कि ऐसा कोई ट्रू स्टोरी थी, इट्स जस्ट एन एनिमे। और हम इंडिया में बस चीज़ों को फेक बना देते हैं। इट्स जस्ट अ शो फॉर एंटरटेनमेंट। या दैट्स ट्रू। और हम बचपन से डोरेमोन बोलते हैं, बट आई एम व्हेन लिसनिंग टू यू आई कैन फील इट्स डोराएमोन। इट्स डोराएमोन नॉट डोरेमोन। वो हम इंडियंस हैं तो हम शिनचैन बोलते हैं, शिनचान। Okay, it's Shin-chan. Yes, and it's not Doraemon, it's Doraemon. Doraemon. So एक और कार्टून था like Japanese ही कोचिकामे। कोचिकामे। It's कोचिकामे। Yes. तो यही है ना, इंडियंस ने हर नाम तो कोचिकामे भी इसकी एक सिटी है एक्चुअली। एंड ये भी टोक्यो में है। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिटी है। वैसे पुराने टाइम में इस सिटी को माना जाता था कि ये बहुत ज़्यादा अनसेफ एरिया है। कोचिकामे। द रियल सिटी इन इज कामेआरी। ओके, कामेआरी। तो एक कामेआरी नाम का स्टेशन है जापान में, टोक्यो के अंदर। तो मैंने जब चेक करा तो यहाँ पे पुराने टाइम में ना रेंट भी बहुत सस्ता हुआ करता था क्योंकि यहाँ पे एरिया अच्छा नहीं माना जाता था। तो अब तो इट्स टोटली फाइन। तो ये जब सिटी फेमस भी कोचिकामे की वजह से हुई थी जब इस पे एनिमे बना था। और अब मैं रिसेंटली गया था, मैंने इस पे भी वीडियो बनाई थी। एक्चुअली मैंने शिनचैन के जो सिटी है कासुकाबे पे भी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप उतरते हो तो वहाँ पे भी हर जगह स्टैचूज होते हैं। इवन इन लोगों ने पूरा का पूरा वो जो कोचिकामे अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे उनका
जो पुलिस स्टेशन होता है, इन लोगों ने पूरा उसका रेप्लिका बना रखा है। वहाँ पे कोचिकामे का वो रियोत्सु नाम का जो कैरेक्टर होता है वो भी बैठा हुआ है, वहाँ पे बच्चे उनके साथ खेलते हैं। आप किसी भी पार्क में चले जाओ, आप किसी भी सड़क पे भी चल रहे हो ना, आपको हर जगह छोटे छोटे स्टैचूज दिखेंगे, हर जगह छोटी छोटी वाइब्स दिखेंगी, जहाँ पे आपको पूरा फील होगा कि हाँ ये कोचिकामे की सिटी है। Wow, that is amazing यार। like it's just like reliving your whole childhood। मतलब वही एक बच्चा जो कि हंगामा चैनल पे आता हंगामा था। चैनल पे बचपन से ये सब देखते हुए बड़ा हुआ है, रोज शाम को और सुबह और स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आके, वो बंदा जब वहां पे पहुंचता है उसके लिए कितना बड़ा नॉस्टैल्जिया होता होगा यार। वाह, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया होता है। इवन आपको ऐसा लगता है, जब मैं शुरुआत में जापान गया था, एक मूवी है ये, जैसे हमने बचपन में तो नहीं देखी, बट ये एनीमे फैंस के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस मूवी है। इसका नाम है योर नेम। और जापान की इट्स वेरी फेमस मूवी। तो मैं उस मूवी के बाद ही मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को जापानीज सीखनी है, मेरे को लाइक एनीमे देखने हैं विदाउट सबटाइटल्स, मेरे को जापानीज़ में नहीं देखना, सबटाइटल्स नहीं पढ़ने, मेरे को डायरेक्टली जापानीज़ में देख के उस चीज़ों को समझना है, उनके बारे में जानना है। तो वो मूवी से मैं इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। और उन्होंने भी लाइक जापान में जितने भी एनीमे होते हैं मोस्टली उनका सेची जुनरे बोलते हैं जापानीज़ में, कि मतलब उनका रियल प्लेस, एनीमे का रियल प्लेस एग्जिस्ट करता है जापान में। जिस भी टाउन सिटी वगैरह की वो लोग बात करते हैं, दैट्स एक्चुअल टाउन एंड सिटी इन जापान होता है। और एक्चुअल प्लेसेस को वो जापान जो एनीमे होते हैं उनमें बनाते हैं और दिखाते हैं, तो वो एरियाज फेमस हो जाते हैं। तो जापान का ना पीआर बहुत अच्छा है, वो अपने आप को ना प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जापानीज आर क्लेवर इन दिस। बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि मतलब अगर आप मान लो ये जो हमारे यहाँ पे ये मोटू पतलू ऐसे ऐसे ये है, अगर ये सच में एक रियल एरिया होता और वहाँ पे सच में हम ऐसी प्रमोशन बना देते कि बच्चे वहाँ पे खेलने जा सकें, और सच में एक ऐसा ढोलकपुर नाम का एक जगह होता। ढोलकपुर कुछ नहीं है, ढोलकपुर कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा आप एक एग्जिस्ट जो एरिया असली में एग्जिस्ट करता है उसका नाम रख सकते थे और उस एरिया को फेमस कर सकते थे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप क्या कहते हैं टूरिज्म इंक्रीज कर सकते थे। मतलब लाइक एज यू टोल्ड कि एक्चुअली में साइतामा नाम की जगह है एंड यू नो ये सारी प्लेसेस हैं, तो जो बच्चा बचपन से लेकर बड़ा हुआ है ये सब देखते सुनते वहाँ जरूर जाएगा अगर वो जापान। मेरे केस में यही हुआ था, जो मैं योर नेम मूवी बता रहा था, जैसे ही मैं वहाँ पे जापान में पहुंचा, मेरे को नहीं था टोक्यो टावर देखना है, मेरे को कुछ ही नहीं देखना था। इतनी तेज बारिश हो रही थी, मैं उस बारिश में भी वहाँ पे एक स्टेयर है, बहुत फेमस स्टेयर है, वो योर नेम की स्टेयर है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपको दिख जाएगी। वहाँ पे सब जाते हैं और वो सेम पोज मारते हैं, मतलब जो एनिमे का पोज था, और बस वो एक फ़ोटो लेने के लिए मैं सबसे पहले उस बारिश जैसे ही मैंने जापान में लैंड करा मैं वो देखने गया था। मतलब इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग। दैट्स द यू नो लव एंड a craziness you develop for something you are watching since years and years. That's true. So anime की जब हमने बात की, anime is I guess completely born and brought from Japan only. Yeah, that's true. है ना? And इंडिया में अब anime को लेके लोग इतना crazy हो रहे हैं, अब तो बहुत ज़्यादा crazy India is like now people are getting so much crazy. Pokemon एक आता था, and Beyblade आता था. Are these also from Japan itself? Yeah, that all of them are from Japan. तो एनीमे लाइक आई गेस अभी हम जब ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे, यू टोल्ड मी कि जो एनीमे वगैरह हम अब देख रहे हैं वो सालों पहले वहां पे बना हुआ था। हाँ, इवन जो हम शिनचैन के शुरुआत के एपिसोड देखते हैं, या फिर हमने बहुत फेमस एनीमे के बारे में बताऊँ, जैसे नारुतो हो गया, वन पीस हो गया, ड्रैगन बॉल हो गया, ये 90s में बने हुए थे एनीमे। ओके। और उस टाइम के एनीमेज को अगर हम अब भी इंडिया में ट्राई करें रेप्लिक, मतलब उतनी लेवल की एनिमेशन बनाने को, वी कैन नॉट डू दैट। मतलब वो इतने ज़्यादा अच्छे थे। इवन एक स्टूडियो है जिबली स्टूडियो, अभी आपने इंस्टाग्राम पे ट्रेंड देखा होगा, सब जिबली आर्ट बना रहे थे एआई से। वो उस स्टूडियो के बारे में वी इंडियंस डोंट रियली नो अबाउट, कि वो कितनी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ बनाते हैं। आप उनकी मूवीज़ देखोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यू विल नॉट क्राई। उन्होंने एक मूवी बनाई थी, उस मूवी का इंग्लिश नेम है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, और वो जापान की वॉर के बारे में बनाया हुआ है कि जब उन पे एटम बॉम्ब्स गिरे थे, तो उसके ऊपर बनाया गया था वो एनिमे। और एक मूवी है वो, आप अगर उसको देखोगे आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, आप इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। तो वो इमोशंस, वो क्या कहते हैं एनिमेशन, वो स्टोरी टेलिंग, वो सिर्फ आई गेस जापान कर सकता है बहुत अच्छे लेवल पे। एंड व्हेन यू आर टेलिंग अबाउट द मूवीज एंड द एनिमेटेड मूवीज दे मेक, तो
जब हम छोटे छोटे थे तो एक बचपन में रामायण की मूवी आई थी द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, जो कि एनिमेटेड थी. दैट वाज माय फेवरेट मूवी. उसका एक एक कैरेक्टर, चाहे श्री राम हो, लक्ष्मण जी हो, इवन रावण हो, दे वर सो अमेजिंगली क्यूरेटेड एवरीथिंग. एंड मेरे को सालों बाद ये पता चला कि ये जापान में बनी थी मूवी. हाँ, और वो भी एक्चुअली 90s में बनी थी मूवी. आप उसकी एनिमेशन देख के बोल सकते हो कि जापान कितना ज़्यादा आगे था एनिमेशन में. और वो भी अपनी कंट्री के एनिमेशन नहीं, वो भी जो लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा मूवी है, वो बहुत छोटे एक स्टूडियो ने बनाई है. वो बहुत ज़्यादा छोटा स्टूडियो है, वो बहुत बड़ा एनिमेशन स्टूडियो नहीं था. एंड दे डिड सो अमेजिंग वर्क. मतलब उन्होंने एक एक डिटेलिंग इतनी अच्छी करी थी. इवन व्हेन इट कम्स टू द कॉस्ट्यूम्स एंड पुष्पक विमान एंड लंका वगैरह, दे मेड इट सो ग्रेट. और वो भी लाइक 1.5 घंटे से भी छोटी मूवी में रामायण को इतनी अच्छी तरीके से दिखाना, आई थिंक नोबडी कैन डू दैट. हाँ, एंड दैट टू सो मेनी इयर्स अगो. आज भी हम वैसी एनिमेटेड रामायण नहीं बना सकते. लाइक इंडिया ने 1-2 रामायण एनिमेटेड बनाई है, बट दैट नेवर क्लिक दैट वे विच दैट वन डिड. उसको देखते हुए ऐसा फील नहीं होता कि हम कोई एनिमे देख रहे हैं. हाँ, इसको देख के लगता है हम रियल स्टोरी देख रहे हैं. हाँ. और बहुत ज्यादा उसके अंदर चले जाते हैं. अगर इंडिया की हम एनिमेशन कोई रामायण की देखते हैं, इट फील्स लाइक हाँ वी आर वॉचिंग कार्टून. मतलब उसमें थोड़े थोड़े बच्चों वाले थोड़े ट्विस्ट जोक होते हैं, थोड़े से ऐसे हंसाने वाले पॉइंट्स होते हैं. बट जो जापान ने बनाई थी वो एकदम सीरियस वे में बनाई थी. उसको देख के लोग रोए हैं. हाँ. और उसको देख के लोग इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं. हाँ. और कनेक्टेड फील करते हैं. हाँ. तो मतलब मुझे लगता है जापान की एनिमेशन वो बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, लोगों को कनेक्टेड फील कराना. And when we are discussing about shows, so one more favorite show of mine, that is Takeshi's Castle. Yeah. I guess वो भी हर बच्चे ने देखा है हमारी कंट्री में. बचपन में पोगो पे आता था Takeshi's Castle. So मतलब जो Takeshi's Castle वाली गेम्स हैं, जो सेट्स हैं, are they still there या मतलब ये कब? अब तो एक्चुअली Takeshi's Castle बंद हो चुका है, जापान में नहीं होता है. इवन मैं क्या बताऊं कि 30s में जो लोग हैं, मेरी उम्र के लोगों को तो आप हटा ही दो, 30s 40s में भी जो लोग हैं ना, उन लोगों को भी तकेशीस कैसल के बारे में नहीं पता है जापान में. क्योंकि वो इतना पुराना शो है, इतना ज़्यादा पुराना शो है कि जो दादी माँ है ना जापान की, जो 90 साल की हो चुकी हैं, जो 80 साल की हैं, वो शायद उनको ही पता होगा. तकेशीस कैसल भी 1980s का है, जो अब की जनरेशन के लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं है. एंड एक्चुअली में लाइक आप बता रहे हो ये शूट हुआ था 80s में, और हमने इसको देखा है कुछ 2000 एंड 2003-4-5 के बाद, जब वो जावेद जाफरी ने उसको किया डबिंग करी थी. बट आई हैव टू से यार, मतलब इवन इन 1980s उन्होंने इतना अमेजिंग वो शो बनाया. उनके जो सेट्स होते थे एंड जो वहाँ की गेम्स होती थी, दे डिडंट लुक इतनी पुरानी. मतलब हमारे यहाँ 1980 का कोई शो उठा लें तो पता चलता है इतना पुराना है, पूरा पता चल जाता है कि मतलब उसके डबिंग कैसी होती है, उनके जो सेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमें साफ पता चल जाता है कि हाँ ये तो पुराना शो है. और मतलब मेरे को लगता है उनकी जो स्टोरी टेलिंग थी, या फिर जो उन्होंने शोज बनाए थे, कितने फनी वे में बनाए थे, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ थी. उस टाइम पे शायद और कोई नहीं कर रहा होगा ऐसी चीज़ें. और जापानीज़ लोग इतने ज़्यादा डेवलप्ड उस टाइम पे थे कि वो लोग इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. हमारे टाइम अगर आप 1980s को देखोगे तो everyone was in poverty, people were suffering from different type of things. तो इतना ज़्यादा हमारे पास कोई टाइम भी नहीं था, हमारे पास इतना क्या कहते हैं लग्जरी भी नहीं थी कि हम इन सारी चीज़ों पे फोकस कर पाएँ. But that was truly great यार. इन लोगों ने जो शो 80s में बनाए एंड 90s में बनाए, वो हम लोगों ने अपने बचपन में कितने एंजॉय करे हैं. बहुत ज़्यादा. हमारा तो पूरा चाइल्डहुड वैसे ही चला है जापानीज शोज के अराउंड. मतलब तकेशीस कासल, शिनचैन, डोरेमोन, कितरेत्सु, कोचिगामे, मतलब पोकेमोन हो गया, बेब्लेड हो गया, मतलब सारे शोज इन लोगों के ही थे. वो तो मेरे को बाद में पता चला, अच्छा ये सारे शोज जब मैं देख रहा हूँ, वो सारे के सारे ये जापान के बनाए हुए शो है. So चलो ये तो बात हुई निखिल शोज की, okay. एंड विच वी हैव लव्ड सिंस आवर चाइल्डहुड. एंड वो मैं इसलिए मैंने सबसे पहले कवर किया क्योंकि मैं सबसे एक्साइटेड उसी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए था. नाउ व्हेन इट कम्स टू लाइक यू हैव बीन लिविंग इन टू जापान फॉर सो लॉन्ग, सो अब हम बात करते हैं एक कंट्री को. फिर हम ये कहते हैं कि पहचाना जाता है सबसे ज़्यादा उसके खाने से. जब भी किसी कंट्री की बात आती है तो हम उसको उसके फूड से बहुत ज़्यादा वो करते हैं, जज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं. इंडिया भी हमेशा अपने स्पाइसेस और अपने फूड से ज़्यादा माना जाता है. तो जापान का जो फूड है, हाउ इज़ द फूड ऑफ जापान? इट्स टेस्टी एक्चुअली. मतलब मेरे को तो टेस्टी लगता है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर टेस्ट बर्ड. कि इंडियन टेस्ट बर्ड क्या है, हमें बहुत स्पाइसेस पसंद होती है.
हमें चटपटा खाना चाहिए, हमें ऐसा खाना चाहिए जो हमारी मतलब पूरी एकदम हमारे पूरे दिमाग को हिला दे। हाँ। तो वैसा खाना नहीं मिलता है एक्चुअली उधर। उधर क्या होता है कि हर जैसे अगर आप किसी सब्जी में या फिर किसी खाने के अंदर आप आलू डालते हैं, अगर आप कोई सब्जी डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि उस पर्टिकुलर सब्जी का जो स्वाद है उसको एक्सपीरियंस करने वाली उनकी डिशेस ज़्यादा होती हैं कि मतलब ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट्स हैव देयर ओन टेस्ट, तो उसको फील करो। अभी हमारे खाने में क्या होता है, मसाले का फ्लेवर होता है, आलू गोभी गरम मसाला, हाँ, और लाल मिर्च हल्दी वही तड़के। तो आप कोई भी सब्जी उठा लो, हर चीज में सिर्फ सेम तरीके से छौंक लगता है और सेम तरीके से हम खाना बनाते हैं। हाँ। तो इसलिए हम पूरी कंट्री को बोलते हैं वी डोंट रियली हैव ओनली करी। तो करी नहीं है, बट इफ़ यू गेट कि हर चीज़ का जो बेस है वो सेम ही है, और उसको फॉरेन कंट्री में दे जस्ट रिजेंबल दैट एज करी, कि वो सोचते हैं करी के सिर्फ डिफरेंट मतलब बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि ये वाली करी हो गई, ये चिकन करी हो गई, ये मटन करी हो गई, ये मतलब उन्होंने अलग अलग करा हुआ है, बट इन दी एंड फॉर देम द करी इज वन थिंग। हाँ, सब्जी ग्रेवी इट्स ऑल करी फॉर देम। पर वहाँ पे क्या होता है कि हर खाना एक तो बहुत सारे पोर्शन में बटा होता है जापान में, कि अगर आप कोई भी खाना खा रहे हो ना, एक तो इतनी ज़्यादा उनकी बैलेंस डाइट होती है कि आपको प्रोटीन अलग मिलेगा, कार्ब अलग मिलेगा, आपको फिर क्या कहते हैं मिनरल्स के लिए अलग चीज़ मिलेगी, सूप अलग मिलेगा, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ना छोटे छोटे पोर्शंस में बटी हुई है। और जापान का खाना खाने के भी ना रूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो इनके रूल्स होते हैं कि मतलब आप तो एक तो चॉपस्टिक्स को आप ऐसे चॉपस्टिक्स को खाना ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने किसी दोस्त को। जैसे अगर आपको मान लो अचार देना है तो आपने चॉपस्टिक से उठाया, आप अपने दोस्त को चॉपस्टिक से नहीं दे सकते उसे, आपको उसकी प्लेट में डायरेक्टली रखना पड़ेगा। एक तो ये रूल है, अगर आपने डायरेक्टली दे दिया तो वो रूड माना जाएगा। जैसे हम चावल खा रहे होते हैं तो एक बार मैंने क्या करा था गलती से, अब मेरे को पानी लेने आना था तो मैंने चावल के बीच में ऐसे चॉपस्टिक को डाल दिया और चला गया। एंड दे टोल्ड मी कि ये बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है, ऐसा तब करा जाता है जब कोई मर जाता है, तो ये उस टाइम की सेरेमनी के टाइम पे करा जाता है। तो खाना खाते समय हमेशा चॉपस्टिक को उस जो आपका बोल होता है उसके ऊपर स्ट्रेट रखना होता है। और यहाँ पे मतलब चॉपस्टिक जो वो ना चिपकी हुई चॉपस्टिक्स होती हैं, तो आप जब उनको तोड़ते हो तो ऐसे तोड़ते हो, कोई कैसे तोड़ देता है, तो उसको भी तोड़ने का ऐसे हॉरिजॉन्टल में करके तोड़ना चाहिए, वरना इट्स रूड। तो मतलब बहुत ज़्यादा तरीके उनके खाने वक्त के हैं, और खाना भी उनका क्लॉकवाइज खाया जाता है। जैसे आपको पनीर पसंद है तो आप पनीर खा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक करके एक चीज़ उठाओगे, तब ऐसे खाना खाना चाहिए आपको, मतलब जापान के हिसाब से हर एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए, वरना आपकी बैलेंस डाइट नहीं हो पाएगी उनके हिसाब से। तो मतलब खाना उनका बहुत ज़्यादा वैरायटी का है, बस हमारे टेस्ट बड को सूट कम करता है। तो मेरे जो इंडियंस दोस्त हैं जो फैमिली के साथ रहते हैं, तो उनको तो इंडियन खाना रोज़ बना बनाया मिल जाता है, तो दे आर हैप्पी कि चलो इंडियन खाना खा रहे हैं, जापानीज़ खाना हम नहीं खा सकते क्योंकि हमारे टेस्ट बड को सूट नहीं करता, बहुत ज़्यादा प्लेन होता है जापान का खाना। और दूसरा होता है कि हर खाने में बीफ या पोर्क और नॉन वेज मिक्स होता है यूजुअली। तो अगर आप खाना हटा दो, आप स्नैक्स भी लेने जा रहे हो, अगर आप कोई आपने चिप्स खरीदा है तो उसके अंदर भी पोर्क होगा, आप कोई आपने कोई कुरकुरे टाइप का सामान खरीद लिया उसके अंदर भी बीफ होगा या पोर्क होगा। तो आपको अगर आप वेजिटेरियन हो या फिर आप रिलीजियस वे से पोर्क नहीं खा सकते हो या बीफ नहीं खा सकते हो, तो आपको हमेशा उसके लेबल को चेक करना पड़ेगा, और नीड टू बी वेरी केयरफुल। या फिर आप बाहर खाओ ही मत, या फिर आप चेक करो कि कौन कौन से सामान में सिर्फ वेज चीज़ें हैं, तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है उसके चक्कर में। सो वेजिटेरियंस के लिए वहाँ पे कहते हैं ऑप्शंस कम, इज इट ट्रू? अगर आप टोक्यो में रहते हो, बिग सिटीज़ में रहते हो, तो ऐसा नहीं है। एक तो टोक्यो में इंडियन रेस्टोरेंट इतने ज़्यादा हैं, मतलब हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे आपको। और बट वहाँ पे फिर क्या होता है, नान बहुत फेमस है जापान में। और वो नान भी इतने बड़े बड़े होते हैं कि मतलब आप ऐसे सोचोगे क्या दे दिया मेरे को। जापान इंडिया में क्या होता है कि नान काट के दे देते हैं आपको, 3 पीस कर दिए, छोटे छोटे करके दे दिए। बट वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के लिए, उन जापानीज लोगों को वाओ करने के लिए वो इतना बड़ा नान देते हैं, और करी होती है नॉर्मली। तो
ये बहुत फेमस है कि मतलब इंडियंस रोज नान खाते हैं जापान के लोगों के लिए, इतने बड़े बड़े, और वो सिर्फ चिकन करी खाते हैं, मटन करी खाते हैं। जापान में ये माना जाता है कि इंडिया में तो यही खाया जाता है। जैसे जब मैं उनको बताता हूँ कि भाई नान तो हम बहुत रेयरली खाते हैं, हम रोटी खाते हैं नॉर्मली, या फिर हम चावल खाते हैं, तो दे विल बी लाइक ओह जापान में तो ये सब मिलता ही नहीं है। तो फिर मेरे को लगता है अच्छा हाँ, बट वो जापान के लिए, जापानीज लोगों के लिए ऐसा बनाया जाता है। तो अब जैसे वो लोग सोचते हैं कि इंडियंस डेली नान खाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी ये सोचते हैं कि चाइनीज या जापानीज जो लोग होते हैं वो रोज नूडल्स खाते हैं। वो नूडल खाते हैं या सुशी खाते हैं, रोज रोज सुशी खाते हैं, तो ये भी नहीं है। उनका खाना बिल्कुल ही अलग होता है एक्चुअली, बहुत प्लेन खाना होता है। ऐसे मतलब या तो वो ऐसे ओमुराइस होते हैं, मतलब ऑमलेट का राइस होता है, या फिर वो बहुत इजी बनाना होता है खाना, तो वो खाते हैं। या फिर यासाई इतामे बोलते हैं उसको, कि मतलब वो उसमें थोड़ा तो सब्जियां होती हैं और वो फ्राइड होती हैं, और उसको लाइक सब्जी टाइप का ही होता है, बट उसके अंदर थोड़ा चिकन भी होता है। और हमेशा उनके वो खाने के साथ हमेशा वाइट राइस लेते हैं, और एक मिसो सूप होता है, वो मिसो पेस्ट होता है करके, तो उसका हमेशा वो सूप खाते हैं। और उसके अंदर भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं, सीवीड होती है, और बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो उनका खाना भी बहुत डिफरेंट टाइप का होता है, सिर्फ नूडल्स नहीं होता है। नूडल्स तो बहुत रेयरली खाते हैं, वो भी बोलते हैं कि नूडल्स इज़ नॉट हेल्थी। तो रामेन वगैरह वो भी बहुत कम ही खाते हैं। ओके सो क्योंकि हाँ रामेन अगेन अब इंडिया में थोड़े थोड़े अब चीज़ें पॉपुलराइज हो रही है। सुशी इज कमिंग इनटू इंडिया नाउ, रामेन इज कमिंग इनटू इंडिया। सो वहाँ हमें लगता है ये उनका स्टेपल फूड है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट एक्चुअली, मतलब वो भी बाहर जाके ही खाते हैं, रामेन कोई घर पे नहीं बनाता वहाँ पे। हाँ। और व्हाट इज द एक जिसे कहते हैं ना, जैसे इंडिया में स्टेपल ब्रेकफास्ट इज पराठे, ये सारी चीज़ें, दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड कॉमन ब्रेकफास्ट इन इंडिया। तो जापान का एक सबसे कॉमन ब्रेकफास्ट क्या है? जापान का भी यही होता है, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि राइस होता है उनके उसमें, और पूरा लाइक छोटे छोटे ओसेची बोला जाता है उनको। मतलब एक तो जब आप न्यू ईयर होता है ना, तो न्यू ईयर में भी ओसेची खाई जाती है। तो उसमें बहुत सारे सामान होते हैं जापान के ट्रेडिशनल, छोटे छोटे क्या कहते हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, और छोटे छोटे क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, और उनके थोड़े अचार टाइप के अलग अलग होते हैं। मेरे को भी नहीं पता, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल खाना होता है वो। तो वैसा वाला खाना वो यूजुअली रेगुलर भी खाते हैं अगर आप घर पे रहते हो। और अगर जो यंगस्टर्स हैं आजकल के, वो तो थोड़ा वेस्टर्न खाना ज़्यादा खाते हैं। मतलब मैंने देखा है मेरी जो दोस्त हैं वो ज़्यादातर लाइक पैनकेक्स वगैरह खाते हैं ब्रेकफास्ट में, और कॉफ़ी वगैरह पी के वो निकाल देते हैं। बहुत कम ही ब्रेकफास्ट खाते हैं वो, बुरांची खाते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच को मिक्स करके एक ही बार खाना खाते हैं। जैसे हमारे यहाँ ब्रंच है, वहाँ बुरांची है। हाँ, बुरांची बोलते हैं। तो ब्रंच को वो यूजुअली ब्रंच करते हैं आजकल के यंगस्टर्स। वो जब सुबह सुबह, क्योंकि ऑफिस सबको जाना होता है, तो नॉर्मली वो टोस्ट ब्रेड ऐसा खा लेंगे, या फिर लंच के टाइम पे वो इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि ब्रेकफास्ट का भी कवर अप हो जाए। वाओ। अब फूड को वाइंड अप करें, फूड के डिस्कशन को, उससे पहले एक और चीज़ मानी जाती है कि जापान में काफ़ी रॉ फूड ज़्यादा खाया जाता है, कच्चा। दैट्स ट्रू। इज इट? दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। सुशी तो देखो कच्ची होती है, वो तो है ही है। बाकी अदरवाइज जैसे आप एक ग्यूतान होता है, मतलब इट्स लाइक बीफ टंग होती है, तो वो बहुत ज़्यादा खाई जाती है। या फिर आप बीफ ले लो, पोर्क ले लो, वो बहुत ज़्यादा रॉ खाया जाता है विदाउट कुक्ड। इवन जो क्या कहते हैं बीफ होता है, वो ज़्यादातर विदाउट कुक भी खाया जाता है जापान के अंदर, बट इट्स लाइक यू कैन कुक एज वेल। तो आपको सामने पॉट दिया जाता है, तो पॉट के अंदर आप डाल के खाते हैं। और लीवर वगैरह होते हैं, स्क्विड वगैरह होती हैं। और जापान में क्या होता है, सी फूड ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि इट्स आइलैंड, इट्स एन आइलैंड। तो वहाँ पे क्या होता है, सी फूड बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप का रॉ खाया जाता है, जो मेरे को तो देख के अजीब लगने लग जाता है। मतलब स्क्विड होती है, और क्या कहते हैं, ऑक्टोपस होता है, और अलग अलग टाइप के होते हैं, वो रॉ खाए जाते हैं। और आई वाज लाइक ये कैसे खा रहे हो तुम? हाँ, क्योंकि ये मैंने इंस्टाग्राम पे भी कई बार ऐसी वीडियोस देखी हैं दैट वो चल रहा था ऑक्टोपस, द ऑक्टोपस वाज लाइव एंड दे, छोटा बेबी ऑक्टोपस, एंड दे टुक इट एंड दे एट इट। इज इट ट्रू? चल रहा था ऑक्टोपस तो आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ऑक्टोपस क्या होता है, अगर आप उसको काट भी देते हो ना, वो हिलता है। ओके। उसके जो पैर होते हैं वो बहुत देर तक हिलते रहते हैं थोड़े बहुत, तो उसको शायद यू माइट बी थिंकिंग, तो वो मरा हुआ होता है एक्चुअली, इट्स नॉट लाइव। तो बट वो थोड़ा बहुत उसका हिलता रहता है हाथ पैर, तो उसको भी ये लोग खा जाते हैं। दैट्स ट्रू। और अभी तो मैं एक बार गया था अपनी सेल्स मीटिंग में गया था, तो इट वॉज नॉट जापानीज रेस्टोरेंट, इट वॉज ऑस्ट्रेलियन रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे क्या हुआ, मतलब मेरे क्लाइंट ने ऑर्डर करा था, तो मेरे को मिला क्रोकोडाइल। तो उन्होंने बोला ये क्रोकोडाइल है,
तो मैंने बोला इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, एंड दे विल बी लाइक तो दूसरी चॉइस है कैंगारू। तो कह रहे कंगारू खा लो या फिर क्रोकोडाइल खा लो। आई वाज लाइक सॉरी मैं वेजिटेरियन हूँ। तो मैंने उनको ऐसे बोला मैं वेजिटेरियन, वैसे मैं चिकन वगैरह खा लेता हूँ, बट मैंने उनको जानबूझ के बोला कि रिलीजियस वे में, कि ताकि ये मेरे को फोर्स ना करें, क्योंकि सेल्स भी यू नो कि मतलब सेल्स में यू डोंट वांट योर क्लाइंट टू बी अनहैप्पी। तो मैंने बोला कि रिलीजियस मैटर की वजह से मैं नहीं खाता हूँ। तो मैंने सैलेड वगैरह खाया वहाँ पे, आई वाज लाइक सॉरी मैं क्रोकोडाइल और ये कैंगारू वगैरह नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने जब उनसे पूछा ये सब इलीगल नहीं है कैंगारू वगैरह तो खाना, तो दे विल बी लाइक नहीं ये सारा का सारा ना ऑस्ट्रेलिया से आता है, और ऑस्ट्रेलिया में आपको भी पता होगा कि ह्यूमन से ज़्यादा कैंगारू की पॉपुलेशन हो चुकी है इस टाइम पे। तो उनको ख़त्म करने के लिए दे बेसिकली सेल एंड एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्रीज। तो कोआलास जो हैं वो इलीगल है, बट कैंगारूज को तुम खा सकते हो वहाँ पे, जापान में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। ओके, क्रेजी फूड मतलब ऐसे कैसा दिख रहा था वो क्रोकोडाइल सामने, मतलब like, फुल पीस था? नहीं मतलब पीसेस था, ऐसे पकोड़े के टाइप का था वो एक्चुअली। तो मतलब वो फ्राइड था, जैसे आप चिकन फ्राइज जैसे KFC वगैरह का मिलता है वैसा ही सा था। और उसका टेस्ट भी मेरे दोस्तों ने बताया हुआ है कि इट्स टोटली टेस्ट लाइक अ चिकन। और इवन पुराने टाइम में तो जापान में फ्रॉग्स भी खाए जाते थे। क्योंकि फ्रॉग्स ही एक ऐसा फूड था जब इनके ऊपर लाइक एटम बॉम्ब्स वगैरह गिरे थे, तो इट्स इजी टू फाइंड, क्योंकि वहाँ पे रिवर्स साइड में इनको फ्रॉग्स मिलता था। तो फ्रॉग्स खाने का इनका एक ट्रेडिशन बन चुका था, कस्टम बन चुका था। तो पुराने टाइम के लोग फ्रॉग्स भी खाते थे यहाँ पे। और फ्रॉग्स भी मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा चिकन की टाइप का ही टेस्ट अभी भी मिलते हैं वहाँ? मैंने तो नहीं देखा एक्चुअली, बट मे बी मिलते हो कुछ एरियाज़ में, मेरे को इतना नहीं मालूम। बट हाँ, लोग ने खाया है, ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, इवन यंगस्टर से मैं मिला हूँ जिन लोगों ने बोला है कि हाँ हमने फ्रॉग्स ट्राई करें। ओके, दैट्स क्रेजी। सो निखिल, अब हमने बात करी बहुत सारी अबाउट जापानीज फूड, अब हम आते हैं अबाउट सम जापानीज ट्रेडिशंस। ओके, जिसमें आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट शादियाँ। अब जैसे इंडिया की शादियाँ, बिग फैट वेडिंग्स वेरी फेमस है ना, अच्छा खासा खाना, अच्छा खासा डेकोर, अच्छा खासा एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग इन इंडियन वेडिंग्स। जापान की शादियाँ कैसी होती हैं? जापान की शादी में ना बेसिकली हमारी शादी में जैसा होता है कि सब मज़ा कर रहे होते हैं, everyone is मेन कैरेक्टर हमारी शादियों में। तो जापान की शादी में क्या होता है कि सिर्फ जो कपल होता है ना वही मेन कैरेक्टर होता है। और इतने, मैं तो अपने दोस्तों को बताता हूँ जब हम 5,000 लोग, 2,000 लोग, 1,000 लोग बुलाते हैं अपनी शादियों में, दे विल बी लाइक ये कहाँ से आप इतने लोगों को जानते हो, पहले तो ये बताओ। तो उन लोगों के लिए इट्स लाइक दे कैन नॉट इवन इमेजिन कि ऐसा भी हो सकता है इंडियन शादी में, मतलब किसी भी शादी में। वहाँ पे मैक्स टू मैक्स शादी में 40-50 लोग होते हैं, मैक्स टू मैक्स 40-50 लोग। इससे ज़्यादा तो मैंने कभी सुना भी नहीं है। और क्या होता है वहाँ पे, एक सबसे तगड़ा रूल होता है शादी में, अगर आप शादी में इनवाइट करे गए हो और आपको जापान में किसी की शादी में जाना है, मिनिमम अमाउंट यू कैन पे इज़ लाइक 30,000 to 50,000 येन। और जो अगर मैं इंडियन करेंसी में बताऊं तो 20,000 के आसपास होगा। ये मिनिमम अमाउंट होता है कि आपको देना पड़ेगा लड़के या लड़की की फैमिली को जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। यस, आप जा नहीं सकते हो शादी के अंदर विदाउट पेइंग दैट मनी। और आपको जाना भी पड़ेगा इनवाइट आया तो, या आप मना कर सकते हो, वो दैट्स ऑल्सो रूड टू से कि मतलब मैं नहीं आ पाऊंगा। बट आप अगर वैलिड उनको लाइक अगर रीज़न दोगे तो दे माइट बी लाइक ओके इट्स फाइन। बट अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है और अगर आप उसकी भी शादी में जाओगे जो बहुत ही आपका चड्डी बड्डी हो, कि आपने तो यार ऐसा है कि मतलब कभी उसके पैसे भी उधार ले रखे हो, पर आपको भी अगर उसकी शादी में भी जाना है तो आपको इतना अमाउंट 30,000 से 50,000 येन आपको पे करना ही होगा। नॉर्मली लोग तो ये सबसे मिनिमम होता है, तो शर्म के मारे इससे ज़्यादा ही देते हैं। दिल बी लाइक कि अच्छा हम 1 लाख येन देंगे, इट विल बी लाइक 70,000 या 60,000 रुपीज़ टू अटेंड जस्ट वन मैरिज। और उनकी शादी ऐसी नहीं होती है घंटों 50, मतलब ऐसे कि मतलब 50,000 लोग आ रहे हैं, 10,000 लोग आ रहे हैं, 5,000 लोग आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। 2-3 घंटे की शादी होती है सिर्फ, उनकी शादी सिर्फ 2-3 घंटे की होती है। और उसमें भी आपका एक छोटा सा वेन्यू होता है, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी के तरीके में फॉलो करते हैं वो शादी को। जापानीज आर टू वियर्ड इन दैट वे कि मतलब वो बुद्धिस्ट होते हैं बट वो शादी क्रिश्चियन वे में करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बुद्धिज़्म वे में शादी करते हैं, बाकी वैसे वो क्रिश्चियनिटी वे में शादी करेंगे। और 5-6 ऐसे क्या कहते हैं
जितने भी लोग हैं उनके लिए टेबल लगी होती हैं और वो लोग बस बैठ के एंजॉय करते हैं और वो बस देखते हैं कि अच्छा उनकी शादी हो रही है या फिर लड़की के पापा आ रहे हैं, लड़के के पापा आ रहे हैं, ऐसे करके मतलब उनकी फैमिलीज़, उनकी रिचुअल्स होती हैं, बस वो देखते हैं। और उनके टेबल पे फिक्स्ड खाना होता है, सबके टेबल पे ही खाना आता है और वो फिक्स खाना होता है, बुफे टाइप का जो भी होता है, लाइक फिक्स कोर्स होते हैं, तो वो फिक्स होता है, वो वही खाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको लेके जाना पड़ेगा और आप कुछ भी खा रहे हो, कितना भी खा रहे हो। आपका अमाउंट ऑफ खाना और आपका पीपल जितने भी लोग आए हैं तो वो फिक्स होता है। मतलब इतना लाख रुपए का सगन का लिफाफा भी दिया और खाना भी फिक्स मिल रहा है। इंडियन खाना भी फिक्स मिल रहा है, है। वही खाना भी फिक्स मिल रहा है। और ऐसा नहीं होता है कि मतलब आपको इनवाइट करा है तो आप अपनी फैमिली को लेके जा रहे हो। अगर एक बंदे को इनवाइट करा है, आपको इनवाइट करा है, तो यू आर द ओनली पर्सन जो जा सकता है वहाँ पे। और अगर आपको कार्ड आया है तो आपको उसका रिप्लाई भी ज़रूर ही देना पड़ेगा कि मैं नहीं आ पाऊँगा या मैं आ रहा हूँ, या फिर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उसके बेसिस पे ही वो मैनेजमेंट करेंगे कि इस बंदे का खाना बनना है या नहीं बनना। ओके वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखा जाता है। सो मतलब इवन दिस स्पेसिफाई कि अगर हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, सो यू कैन ब्रिंग योर वाइफ, योर चिल्ड्रन अलोंग विद यू एंड यू हैव टू रिप्लाई देम दैट यस, मी एंड माय वाइफ एंड माय चिल्ड्रन विल बी कमिंग। हाँ, और अगर आपको बुलाया है तो आप ही जा सकते हो, आपकी वाइफ चिल्ड्रंस वगैरह नहीं जाएंगे, ऐसा होता है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है, कभी कभी तो ऐसा होता है इन लोगों को इतना पैसा मिल जाता है कि जितने की इनकी शादी होती है ऑलमोस्ट उतना पैसा वापस आ जाता है इनका। तो जापान में ये चीज़ बढ़िया है कि मतलब अगर आप शादी, इंडिया में क्या होता है कि भाई शादी करवाने के लिए कर्जों में चले जाते हैं लोग, या फिर बचपन से ही उसके लिए सेविंग्स करते हैं लोग। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे शादी होती है, ऑलमोस्ट उतना आएगा या फिर नहीं भी आएगा, 50% भी पैसा आ जाएगा तो उनको लगता है ओके हो गया इतने में, कि हमें बचपन से जोड़ने की जरूरत नहीं है, पैसा आ जाता है। और कभी कभी अगर आपका बॉस आ गया शादी में तो वो इतना पैसा दे देता है, वो प्लस में चले जाते हैं कि जितना हमने शादी में पैसा नहीं लगाया उससे ज़्यादा पैसा बन गया हमारा। प्रॉफिट का काम है, प्रॉफिट का काम हो जाता है। बॉस को बुला लो। ओके सो या मतलब जैसे ऑफ कोर्स इट्स इलीगल बट इंडिया में स्टिल डाउरी वाउरी काफी कुछ हो जाता है, सामान लेना देना। जापान में भी ऐसा कोई ट्रेडिशन? डाउरी नहीं है जापान में, एक्चुअली मैंने कभी सुना भी नहीं है। डाउरी वर्ड उनको मालूम भी नहीं होता कभी कभी तो जापानीज लोगों को। तो मैंने जब उनको बताया कि अच्छा ये सब होता है इंडिया में, गिफ्ट्स लेना देना होता है, तो दे टोल्ड कि नहीं ये सब नहीं होता है। और लाइक इट माइट बी लाइक उन्होंने छोटा मोटा गिफ्ट दे दिया है या फिर ऐसा कुछ हो गया है, बट ऐसा नहीं होता है कि इट्स मस्ट और नोबडी टॉक्स अबाउट इट। और ज़्यादातर तो जापान में क्या होता है कि लव मैरिजेज होती हैं, अरेंज मैरिज कुछ कोई करता ही नहीं है। ओके इवन आई गेस जापान में सिर्फ 1 और 2% पीपल होंगे जो शायद अरेंज मैरिज कर रहे होंगे, वरना मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं सुना कि जापान में कोई अरेंज मैरिज करता है। सब लव मैरिज करते हैं और लाइक जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो एग्री करते हैं उनके ऊपर। मतलब ऐसा होता है जैसे जो इंडिया में होता है ना कि वो अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो इंट्रोड्यूस कराना भी नॉर्मल होता है। और वो कुछ पेरेंट्स मना करते हैं, कुछ पेरेंट्स हाँ करते हैं, तो वो सारी चीज़ आई गेस हर कंट्री में है। बट जापान में एंड में होता है कि मतलब इफ़ यू आर लाइक इन अ लीगल एज, कि मतलब अगर आप हो कि आप नाबालिग नहीं हो तो आप हर चीज़ कर सकते हो अपने ऊपर। पेरेंट्स आपको इतना फोर्स नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए जापान में। सो जापान में द लीगल इज 18 years ओनली? नहीं, जापान में 16 है एक्चुअली, और उससे पहले तो शायद 14 थी। ओके अब वो इंक्रीज करके इन लोगों ने 16 करा है। और जापान में बहुत जल्दी लोग शादी भी मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं और कुछ लोग तो शायद 40s में आगे भी शादी नहीं करते हैं। तो जल्दी एज इन के व्हाट्स द एवरेज एज जहाँ लोग जापान में शादी करते हैं? एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो 28। लड़कियां भी जो होती हैं वो 25-26 के बाद ही यूजुअली करती हैं शादी, मैंने ऐसा देखा है। और लड़कों का ऐसा होता है कि 30s, जैसे वो 30 के होते हैं तब करते हैं। 32 से लेके लाइक 28 से लेके 32 के बीच में लड़के शादी करते हैं ज़्यादातर जापान में। सब जब हम जापान की बात कर रहे हैं तो निखिल फूड हो गया, शादियाँ हो गई, अब एक आता है अगेन द कल्चर ऑफ अ कंट्री इज नोन बाय देयर फेस्टिवल्स। कि जैसे उनके फेस्टिवल्स होते हैं कंट्री के, वहाँ से पता चलता है कैसा रिच कल्चर है। सो जापान में जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा बूम पे मनाई जाती है दिवाली। सो व्हेन इट्स द दिवाली टाइम इट्स द बिगेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया। जापान का कौन सा ऐसा फेस्टिवल है विच इज़ द मतलब जिसको सबसे ग्रैंड स्केल पे मनाते हैं लोग? देखो जापान के ना ऐसे रिलीजियस फेस्टिवल थोड़े कम है, बट यहाँ पे ना ट्रेडिशनल फेस्टिवल ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है जैसे कि नात्सु मात्सुरी बोलते हैं, समर फेस्टिवल। तो जैसे समर आता है ना तो फेस्टिव सीजन होता है, यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मनाया जाता है वो होता है एक फायर वर्क फेस्टिवल।
तो वो दिवाली से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। बट वहाँ पे क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल फायरवर्क नहीं करता है। जापान में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको मेंटेन करा जाता है। एक तो जो फायरवर्क्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लो पॉल्यूशन वाले फायरवर्क्स होते हैं, और गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ प्लेसेस पे मतलब हर एरिया के प्लेसेस पे ऑर्गेनाइज करती है, और लोग उसको किमोनो पहन के, युकाता पहन के देखने जाते हैं। ये मैंने शिनचैन में देखा है कि वो लोग पूरे एज अ फैमिली जाते हैं, वो वहाँ पे एक मेला टाइप लगा होता है, फिर वो सामने देखते हैं फायरवर्क्स हो रहे होते हैं। तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। और वो जो मेला होता है उसको ही वो नात्सु मात्सरी बेसिकली बोलते हैं, कि मतलब समर फेस्टिवल्स के टाइम पे जो भी फेस्टिवल होगा वहाँ पे वो मेले लग जाते हैं छोटे छोटे। और वहाँ पे खाना, स्ट्रीट फूड मिलता है, बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे लाइक वहाँ पे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और सब अपना अपना एरिया लेके जाते हैं कि हमें पहले से ही अपनी जगह क्या कहते हैं उसको, रिजर्व करने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले लोग जाते हैं 5-5 घंटे पहले, कोई सुबह से वहीं चला गया तो कि अपना एक बढ़िया स्पॉट मिल जाए, वहाँ से हम रात को देखेंगे एकदम फायरवर्क्स बढ़िया तरीके से। तो मेरे को वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि इंडिविजुअल नहीं करते हैं, तो एक तो पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है। कि अगर आप मान के जाओ कि लाखों लोग एक ही जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं और सिर्फ एक फायरवर्क देख रहे हैं, तो एक तो होता भी बहुत सुंदर तरीके से, और वो होता है कम से कम 1 घंटे चलता है, 2 घंटे चलता है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि कितना ज़्यादा सुंदर लगता है वो। हाँ, क्योंकि आप इतने ग्रैंड स्केल पे सारा वो फायरवर्क देख रहे हो, एंड एवरीवन देयर इज एंजॉयिंग एट द सेम लेवल। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे हम दिवाली में करते हैं, ऑल्दो हर कोई अपने हिसाब से अच्छे पटाखे लेकर आते हैं, जलाते हैं, बट कहीं ना एक वो फीलिंग आ जाती है मन में कि यार मेरे फ्रेंड इतने ज़्यादा पटाखे लेकर आया, मेरे को इतने नहीं मिले, मेरे घर में कम जले, उसके घर में ज़्यादा चले। बच्चों चाहे वो बोले ना, बट हल्की एक छोटी फीलिंग आती है। लेकिन यहाँ पे जब ऐसे कम्युनिटी फायरवर्क्स की बात हो रही है, सो देन देयर इज नो फीलिंग लाइक दिस। वो तो फिर चाहे अमीर बंदा है, वो चाहे थोड़ा सा मिडिल क्लास हो, वो सारे जाके एक साथ सेम चीज देख रहे हैं। उनको सेम ही चीज देखना है। वो कोई अपने किसी के घर से दिख जाता है, कोई वहां पे जाके जाता है। तो मतलब वो चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और उनके फायरवर्क्स भी ऐसे होते हैं, भाई निकला और वो पिकाचू बन गया, तो हाँ वो कुछ डोराएमोन का फायरवर्क हो गया, और पूरा मतलब पूरा आसमान पूरा सिर्फ फायरवर्क से दिख रहा है आपको, और कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा वाइट हो गया। तो वो करते भी बहुत अच्छे स्केल पे है, और उससे आई गेस कि मतलब इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा हार्म नहीं होता है। और मतलब मेरे को इनकी जो ये फेस्टिवल्स होते हैं, ऐसे एक और फेस्टिवल होता है, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो आपने शायद पहले हम बात भी कर रहे थे कि हनामी बोलते हैं इसको। हनामी होता है चेरी ब्लॉसम व्यूइंग। हाँ, तो इस टाइम पे, ये अप्रैल के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होता है जापान में, कि पूरा जापान पिंक हो जाता है। ये चेरी ब्लॉसम इज सेड कि चेरी ब्लॉसम के सीजन में जापान जाना इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपको बिल्कुल अलग ही एक बहुत ब्यूटीफुल जापान मिलता है आपको। पूरा जापान ऐसा होता है, पूरा पिंक हो चुका है। तो और इट्स नॉट लाइक कि एक स्पेसिफिक प्लेस है, स्पेसिफिक प्लेस भी होते हैं, कुछ पार्क्स हैं जहाँ पे सिर्फ चेरी ब्लॉसम के ही पेड़ लगे हैं। तो मतलब जितने भी चेरी ब्लॉसम के पेड़ हैं उन पे वो पिंक कलर के वो फ्लावर्स आ जाते हैं सब पे। ओके, तो वो आते हैं, और वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं एक्चुअली। ये सिर्फ 2-3 वीक्स के लिए आते हैं, और फिर उसके बाद झड़ जाते हैं, और फिर वो पूरे साल पेड़ ऐसा सूखा सा लगता है। तो क्या होता है कि मतलब जैसे ये 2-3 वीक्स होते हैं, तो बहुत सारी कंट्री से लोग आते हैं, और जापानीज लोग भी आते हैं, और वो एक दिन ऑफ लेते हैं सब के सब। तो उधर जाते हैं, वहाँ पे लोग पिकनिक करते हैं, पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, और दे हैव फन। रैंडम लोगों से बात करते हैं, उन लोगों से लाइक चिट चैट करके दोस्त बनाते हैं। मतलब ये मेरे को लगता है कि ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे आपको कोई रिलीजन नहीं देखता है, कोई कास्ट नहीं देखता है, कोई आपको कुछ नहीं लेना है, आपको जस्ट मज़े करने हैं और अपनी लाइक पिकनिक करनी है, और बहुत ज़्यादा आप फन कर सकते हो वहाँ पे। तो ऐसे फेस्टिवल्स में आपको क्या होता है कि पूरी कंट्री सेलिब्रेट करती है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब आपको ऐसा नहीं लगता जैसे हिंदुइज्म में हो गया, या फिर ये इस्लाम का है, ये क्रिश्चियनिटी का है, ये ऐसा कुछ है। ये सब कुछ भी ऐसे डिवाइड, वो सब कर रहे हैं, वो सब मजे कर रहे हैं, कॉमन फेस्टिवल। एंड हाँ, इट इज ये किस टाइम पे होता है चेरी ब्लॉसम्स? चेरी ब्लॉसम एक्चुअली ये प्लेस पे डिपेंड करता है। तो जैसे आप अगर ठंडे एरिया में जाओगे जापान में, तो ये लाइक जुलाई, अगस्त, सितंबर के टाइम पे होता है। बट टोक्यो में अगर आ रहे हो, या फिर ओसाका में आ रहे हो, तो आपका हो जाता है ऑलमोस्ट मई, या फिर अप्रैल, या फिर मार्च के एंड में। तो मार्च में अप्रैल के टाइम में आपको चेरी ब्लॉसम यूजुअली नॉर्मल कई जगहों पे दिख जाते हैं। एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। मतलब मैं तो बोलूँगा इफ़ यू आर गोइंग टू जापान, तो ट्राई करो उस वाले ये अप्रैल के टाइम पे जाओ, और आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। मतलब आप कहोगे कि यार मेरे को हर साल जापान आना है। वाओ।
अब जब हम जापान की बात कर रहे हैं, सो निखिल, लाइक जैसे हम इंडिया में देखते हैं हर जगह हमारे अपने टेम्पल्स होते हैं, यू नो, सबके अपने अपने हम अलग अलग भगवान को वर्शिप करते हैं. तो जापान में टेम्पल्स वगैरह कैसे है? लाइक डू दे हैव देयर जापानीज टेम्पल्स एंड हु डू दे वर्शिप? ओके, सो बेसिकली जापान में 2 रिलीजन बहुत ज़्यादा फेमस है, विच इज़ शिंतो एंड एक है बुद्धिज़्म. तो वहाँ पे क्या होता है कि जो टेम्पल्स होते हैं यूजुअली वो बुद्धिस्ट टेम्पल्स होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर. और वहाँ पे यूजुअली वही बुद्धा को वो क्या कहते हैं, मतलब प्रे करा जाता है. सो इट्स समथिंग लाइक मोनास्ट्रीज जैसे होती हैं. या इट्स सिमिलर टू दैट एक्चुअली, बट थोड़ा जापान का जो बुद्धिज़्म है वो बहुत इंडिया से अलग है. वो ये जो तिब्बत है इन सब से बहुत ज़्यादा अलग, क्योंकि जापान से इंडिया से पहले चाइना गया, चाइना से फिर जापान में आ गया है, तो वो बहुत चेंज हो चुका है. और वहाँ पे लोगों को तो बहुत रेयरली किसी को पता होता है कि गौतम बुद्धा नाम का कोई था जिन्होंने बुद्धिज़्म बनाया था. वहाँ पे बिल्कुल ही अलग चीज़ों को वो फॉलो कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है मेरे को. तो बट दे हैव देयर ओन रिलीजन विच इज़ बुद्धिज़्म. एंड शिंतो होता है, शिंतो ऐसा रिलीजन है जहाँ पे वो नेचर को बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं. वो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये भगवान है या फिर ये भगवान है. वो लाइक पानी में भी भगवान है उनके लिए, पेड़ में भी भगवान है. लाइक वो नेचर को ज़्यादा फॉलो करते हैं. तो तभी वहाँ पे आप देखोगे कि जापान में नेचर को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करा हुआ है. आप अगर टोक्यो भी जाओगे, टोक्यो में हमारी क्या इमेज है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, टोक्यो टावर है, ये है, वो है, शिबुया है, शिंजुकु है, बट आपको कोई भी ऐसा एरिया नहीं मिलेगा जहाँ पे ग्रीनरी ना हो. इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है जापान में. और दूसरी चीज़ ये होती है, जब वो फॉलो करते हैं शिंतोइज्म को, वहाँ पे तोरी होता है, तोरी बोला जाता है, एक गेट होता है, आपने श्राइन देखा होगा. तो श्राइन जो होती हैं वो शिंतो की होती हैं, जो टेम्पल्स जो होते हैं वो बुद्धिज़्म में होते हैं. तो ये 2 रिलीजन है वहाँ पे जो ज़्यादा फॉलो करे जाते हैं. बाकी क्रिश्चियनिटी भी है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत लाइक मैंने आजकल सुना है कि मतलब थोड़ा बहुत इस्लाम भी बढ़ रहा है वहाँ पे. हिंदुइज़्म थोड़ा कम है, और बट टोक्यो में हिंदू के मंदिर हैं. You get Hindu temples there? हाँ, थोड़े बहुत हैं, बट लाइक एक तो क्या कहते हैं, इस्कॉन टेम्पल भी है वहाँ पे, और थोड़े बहुत जो हिंदुइज्म टेम्पल होते हैं, मतलब जैसे कि शिरावाली माता का टेम्पल हो गया, और ऐसे ऐसे थोड़े बहुत टोक्यो में हैं. और ओसाका में मैंने तो गुरुद्वारे भी देखे हैं बहुत सारे. ओके. हाँ, जापान में गुरुद्वारे, दैट्स अमेजिंग. ओसाका में गुरुद्वारे भी हैं, वहाँ पे लोग रहते भी हैं, मैंने कुछ ऐसे देखा है. तो ये भी बहुत फैसिनेटिंग चीज़ मिलती है कि मतलब जापान भी अब थोड़ा धीरे धीरे ग्लोबलाइज होता जा रहा है, कल्चरली डाइवर्स होता जा रहा है. बट वही है, जापानीज लोग आर लिटिल बिट वरीड अबाउट दैट. व्हाई वरीड? क्योंकि जैसे इंडिया में फॉरेनर्स की पॉपुलेशन आई थिंक 1% भी नहीं है. जापान में जो फॉरेनर्स की पॉपुलेशन है वो शायद से अब 10% से भी ज़्यादा हो, 20% से भी ज़्यादा हो चुकी है. और जो कल्चरल वे है, और मतलब अगर फॉरेनर्स आते हैं तो दे ट्राई टू मेक एंड देयर ओन कल्चर लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी. कि मतलब वो जापान को जापान की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, फिर वो जापान को लाइक अमेरिकन होंगे तो अमेरिका की तरह ट्रीट करेंगे, इंडियंस होंगे तो इंडिया की तरह ट्रीट करेंगे. और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जापानीज़ पीपल आर स्केर्ड कि मतलब उनका जो ओन ट्रेडिशन है, उनकी जो ओन कस्टम्स हैं, वो कहीं ना कहीं ख़राब होते जा रहे हैं. सो निखिल, हमने बात करी अबाउट द कल्चरल बिलीव्स एंड रिलीजन, वहाँ पे अब कैसा कौन सा ज़्यादा डोमिनेटिंग होते जा रहा है. नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि जापान के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं, हाउ आर द रोड रूल्स एंड रेगुलेशंस, या अदरवाइज भी वहाँ की सारी रूल्स एंड रेगुलेशन और मैनेजमेंट कैसी है. मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है जापान में. तो अगर आप जापान में आपको रोड भी क्रॉस करना है तो यू हैव टू लाइक वेट कि सिग्नल ग्रीन जब तक नहीं होता तो यू कैन नॉट क्रॉस द रोड. इंडिया में तो हाथ दे के चल लेते हैं ना, कि हाथ दिया और अपने आप रुक जाएंगे जिसको रुकना होगा. तो ऐसा मतलब जापान में नहीं हो पाता है कि आपको अगर रोड क्रॉस भी करना है तो आपको बेसिकली वो एरिया ढूंढना पड़ेगा, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग वाला, जेब्रा क्रॉसिंग का आपको एरिया देखना पड़ेगा, और वहाँ पे भी फिर आपको रुकना पड़ेगा जब तक ग्रीन लाइट नहीं मिलती है, तब तक यू कैन नॉट क्रॉस. इवन रात में जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि भाई कोई भी नहीं है, कुत्ता भी नहीं चल रहा है यहाँ पे, तब भी आप उस ग्रीन लाइट का वेट करते हैं वहाँ पे जापानीज लोग. एंड पीपल डू इट. दे फॉलो इट अ लॉट. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं कभी कभी. मतलब कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि खाली रोड है, कोई कार भी नहीं, कोई साइकिल भी नहीं जा रही है, और वहाँ पे भी वो रुके हुए हैं कि नहीं, हम इस लाइट को ग्रीन होने देने का वेट करते हैं. मतलब मेरे को ऐसा लगता है चले जाओ यार, कौन देख रहा है. इंडियन से ही ऐसे दिन में पूरी भरी रोड पे हाथ दे के चल देंगे, जिसने रुकना होगा रुक जाएगा. नहीं मतलब अगर इफ यू आर फॉलोइंग इट्स ग्रेट. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब
दिन में अगर बहुत सारी कार हैं, ऐसा है, मतलब दिन में मेरे को लगता है सबको करना चाहिए और इट इज़ गुड कि मतलब एवरीवन इज़ फॉलोइंग इट। बट रात में मेरे को ऐसा लगता है जब कोई भी नहीं है तो चले जाओ ना। तो बट इट्स गुड कि मतलब मैं भी ट्राई करता हूँ कि कभी ना तोड़ूँ। और बीइंग अ फॉरेनर आपको जापानीज़ लोगों से भी ज़्यादा उनके रूल्स फॉलो करने होते हैं, क्योंकि यू आर ऑन वीज़ा। अगर आप कुछ भी गलत कर दो वीज़ा आपका कैंसिल हो जाएगा और निकाल देते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस चीज़ में। अगर आपकी कोई भी फ्लॉ दिखा, इट्स नॉट लाइक अमेरिका कि मतलब आपका फ्लॉ दिख जाएगा आपको छोड़ देंगे या फिर फाइन कर देंगे, बस ऐसा ख़त्म। फ्लॉ दिखता है तो वो हटा देते हैं। ओके, एंड लाइक नॉट जस्ट फॉर द इंटरनेशनल सिटीजन्स या जो वहाँ पे वर्क वीज़ा पे हैं या स्टडी वीज़ा पे हैं, फॉर एवरी वन रोड लॉस कैसे हैं? जैसे यहाँ पे तो ये होता है ना कि अगर रेड लाइट जंप भी कर ली, किसी ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो कुछ सेटिंग कर दी या कुछ भी है जो यूजुअली लोग कर लेते हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी कल्चर है या वहाँ पे स्ट्रिक्ट फाइन्स हैं? नहीं, वहाँ पे तो बहुत तगड़ा फाइन लगता है वहाँ पे। और दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि जापान में आपको लाइसेंस ही बहुत मुश्किल से मिलता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट लाइसेंस। लोग एक महीना गवर्नमेंट वहाँ पे रहते हैं जस्ट टू गेट लाइसेंस। कहाँ रहते हैं? मतलब एक ड्राइविंग लाइसेंस एजेंसीज वगैरह के साथ ही रहते हैं, वहीं पे ट्रेनिंग करते हैं और वो ट्रेनिंग पीरियड एक महीने का होता है एंड यू हैव टू लिव देयर एज वेल। ओके, ऐसा नहीं होता कि मतलब, बट अगर आप बताओगे कि आई ऑल्सो हैव जॉब्स एंड ऑल करके, तो वीकेंड्स की क्लास होती है और वो कम से कम चलती हैं 2-3 महीने आपकी ट्रेनिंग चलती रहती है जस्ट टू गेट अ लाइसेंस। और लाइसेंस को भी आपको रिन्यू कराना पड़ता है। और अगर आपके लाइसेंस में भी ऐसा होता है कि लाइसेंस की भी लेवल्स होती हैं, तो अगर आप अच्छे से सब कुछ लॉ फॉलो करते हो, आपने अभी तक कुछ भी गलत नहीं करा है, तो आपको धीरे धीरे गोल्ड लाइसेंस मिल जाता है, आपको सिल्वर मिलता है, आपको ब्रोंज मिलता है। तो आपको शुरुआत में सबको शायद से नॉर्मल ब्रोंज मिलता है, तो उसके बाद आपको अपग्रेड करवाते रहना होता है। एंड व्हाट्स द डिफरेंस इन दीज लाइसेंसेस? लाइक कुछ आपको पर्क्स मिलती हैं इफ यू हैव अ गोल्ड लाइसेंस? शायद मिलती हैं पर्क्स, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट। मेरे को भी, मैंने लाइसेंस नहीं लिया अभी तक जापान का, बट ऐसा होता है, मेरे को ये पता है। तो शायद पर्क्स मिलती होंगी तभी इन्होंने लेवल्स बनाए हुए हैं, तो मुझे ये तो लगता है। और बाकी ऐसा होता है कि जापान में अगर आपको रोड पे भी हर जगह लिखा होता है, अगर आप रोड पे चल रहे हो वहाँ पे स्टॉप लिखा होगा, तो आपको पहले स्टॉप करना होगा, चाहे वहाँ पे रेड लाइट है या नहीं है। आपको रुकना है, आपको पहले इधर उधर देखना है कि कोई बच्चा तो नहीं जा रहा है, तो फिर आप धीरे से निकालोगे। और वहाँ पे कोई भी हॉन्क नहीं करता है। एक तो ये मैंने शायद से हर कंट्री का देखा है, कोई भी किसी भी कंट्री में चले जाओ वहाँ पे हॉर्न कोई नहीं मारता है, पर इंडिया में सब पी पी पू पू कर रहे होते हैं। तो मतलब इवन खाली आप हाईवे पे भी चला रहे होगे, आपको गाड़ी, आपको दिखेगा कोई ना कोई पी करते हुए आगे जाएगा, एंड विच इज़ वेरी रेयर टू सी इन एनी अदर कंट्री। मतलब कोई भी नहीं करता है वहाँ पे, सब शांत तरीके से चलाते हैं, कोई ओवरटेक नहीं करता है वहाँ पे, सब एकदम प्यार से सड़क पे चला रहे हैं, हर एक सिग्नल्स के साइंस को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे यू टर्न नहीं लेना है, यहाँ पे ये करना है, वो करना है, सब अच्छी तरीके से रोड को, मतलब रोड के रूल्स फॉलो करते हैं। एक मेरा जापानीज़ दोस्त है, वो यहाँ पे गुड़गांव में रहता है, वो कहता है मैं कुछ भी कर दूंगा पर इंडिया की सड़कों पे ड्राइव नहीं करूँगा। वो कहता हेवी ड्राइवर है हमारे। हाँ, वो कहता है मैं पैराग्लाइड कर लूँगा, मैं क्या कहते हैं, मैं आसमान से कूद जाऊँगा पैराशूट लेके, पर मैं इंडिया की सड़कों पे ड्राइव करना प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि इतनी ज़्यादा डेंजरस है। हाँ, क्योंकि यहाँ तो कोई भी कहीं से भी आ जाएगा, आपको नहीं पता। आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हो, कोई रॉन्ग साइड से ला रहा है, कोई इधर से आ रहा है। आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हो, कोई कुत्ता आ गया, कोई गाय आ गई, आपको कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए वहाँ पे। चलो गाय कुत्ते तो फिर जानवर हो गए एक बार के लिए, उन पे कंट्रोल नहीं है, बट लोगों का भी कुछ नहीं पता। आपको रॉन्ग साइड से बंदा आता दिखेगा, आपकी ग्रीन लाइट आप जा रहे हो, कोई रेड लाइट भी तोड़ के आपके बीच में से जा रहा है और आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। वही लोग फुटपाथ पे गाड़ियाँ चला दे रहे हैं। फुटपाथ पे अभी मैं क्या कहते हैं, जब आ ही रहा था यहाँ पे, तभी मैं देख रहा था कि मतलब लोग फुटपाथ पे कार चला रहे हैं, कोई फुटपाथ पे बाइक निकाल दे रहा है, तो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। तो दैट थिंग्स इफ यू आर लिविंग इन लाइक जापान, तो यू विल सी कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीवन इज़ फॉलोइंग द रूल्स और बहुत ही अच्छे तरीके से, वेल मैनर तरीके से, सब, कोई भी गंदगी नहीं होती है। हाँ, मैं आने वाला था गंदगी एंड क्लेanलीनेस वाले पे। हाउ इज द क्लेanलीनेस सिचुएशन जापान? बहुत ही ज़्यादा साफ है। आप मतलब मैं तो जब शुरुआत में गया था वहाँ के, तो एक तो नाले इतने साफ होते हैं, नालों में मछलियाँ तैर रही होती हैं। ओह, नालों, मेरे घर के पड़ोस वाले नाले में बत्तख तैर रही होती है, मैं कई बार देखता हूँ। इतनी ज़्यादा साफ है, इट्स ट्रांसपेरेंट। ओके। तो और दूसरी चीज़ मैंने ये देखा है कि मतलब सड़कें इतनी ज़्यादा साफ़ हैं कि आप वहाँ पे बैठ सकते हो, और बहुत लोग सिर्फ सड़कों पे सिर्फ बैठे होते हैं, लेटे होते हैं। जो होमलेस लोग हैं वो सड़क पे ही सोते हैं, वो इतनी ज़्यादा साफ़ सड़कें हैं। अभी एक कोई इंडियन इन्फ्लुएंसर थी, वो टोक्यो में गई थी, उन्होंने वाइट सॉक्स कन्वीनियंस स्टोर से खरीदी और उन्हें 20 मिनट चला
और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, ये रील वायरल हो गई थी, उनकी सॉक्स गंदी नहीं हुई, वाइट सॉक्स, सड़क पे वो सॉक्स पहन के चलने से भी वो इतनी ज़्यादा साफ़ है सड़कें। कुछ एरियाज है जैसे स्लम्स हो गए जापान के, वहाँ पे भी ऐसा होता है, रात में लोग गंदा कर देते हैं पर सुबह आप उठते हो तो बिल्कुल चमकती हुई सड़कें मिलती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा फोकस करती है क्लीनलीनेस पे। वो रात में जब आप सो रहे होते हो तो पूरे टाइम वो सड़कें साफ़ कर रहे होते हैं, और वो इतनी अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं, धूल भी नहीं दिखती आपको। एंड कहीं ना कहीं मेरे को लगता है यहाँ पे इस क्लीनलीनेस के पीछे गवर्नमेंट प्लस साथ में लोगों का भी पूरा कोऑपरेशन है। मतलब आई थिंक 90% लोगों का है कॉर्पोरेशन, 90%, क्योंकि आपको जापान में डस्टबिन नहीं मिलेगा कहीं भी। अच्छा, तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि डस्टबिन नहीं है तो हम फेंकेंगे कहाँ पे कूड़ा, सड़क पे फेंकते हैं, सड़क पे फेंकते हैं। तो डस्टबिन होते ही नहीं है जापान में, सिर्फ कन्वीनियंस स्टोर में होते हैं, जहाँ पे आपने कन्वीनियंस स्टोर से लिया हुआ है सामान फेंक सकते हो आप। तो क्या करते हैं, अभी आप मेरा बैग अगर मैं आपको चेक कराऊंगा, मेरे बैग में ही कूड़ा मिलेगा आपको सारा का सारा। पीपल आर कैरिंग देयर ओन गार्बेज बैग, कि मतलब आप जो भी कूड़ा मतलब सामान इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसको लेके अपने घर पे जाके फेंकते हो, या फिर अगर आपको कोई पब्लिक डस्टबिन मिला तब आप वहाँ पे फेंकोगे। बहुत रेयरली होते हैं डस्टबिन जापान के अंदर, तो आप पहले तो उस एरिया को ढूंढोगे, अगर आपको मिलता है तो आप वहाँ पे फेंकोगे, नहीं तो आप घर पे जाके फेंकोगे या फिर आप कोई और दूसरे एरियाज में फेंकोगे। ऐसा नहीं है कि चल रहे हैं चिप्स खाते खाते चिप्स फिनिश हो गए तो रैपर यूं ही सड़क पे फेंक दे। मैंने आज तक, सच बता रहा हूँ, मेरे को 2 साल हो गए हैं, आज तक नहीं देखा है मैंने कोई किसी को ऐसी चीज़ करते हुए, आज तक नहीं देखा है मैंने। इवन अगर आप अपने डॉग्स या कैट्स को अगर आप वॉक पे ले जा रहे हो, अगर वो लाइक पॉटी वगैरह भी कर देते हैं तो वो आप घर पे ले जाते हो उठा के, सड़क पे जो उन्होंने करा है। ओके, तो आप वो सड़क से उठाते हो, उसके लिए एक बैग होता है, उस पॉली बैग में डालते हो और तब आप उसको अपने घर पे ले जाते हो। और जब वो, अगर आप यूरिनेट भी करता है आपका डॉग, तो आप वहाँ पे पानी डालते हो, वो वाटर बॉटल साथ में लेके चलते हैं कि अगर उनके डॉग ने कहीं किसी पेड़ के पास कर दिया यूरिनेट तो आप वहाँ पे पानी डालोगे। इतनी ज़्यादा वो कॉन्शियस है क्लीनलीनेस के लिए। गॉड, मतलब एक इंडियन को जाके तो पहली बात तो ये साफ सफाई में स्वर्ग दिखाई देगा कि भाई कसम से, मतलब वहाँ की सड़कें इतनी ज़्यादा साफ़ होती हैं, मैं सोचता हूँ ये क्या कर रहे हैं, मतलब कहाँ से इतनी ज़्यादा साफ़ हो जाती हैं सड़कें। तो वहाँ पे मेरे जूते गंदे नहीं होते कभी भी। मतलब जापान, इंडिया में आने के बाद तो अभी बारिश हो जाए तो कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है। वहाँ पे कभी कीचड़ ही नहीं देखा मैंने, पॉथ होल्स नहीं होते वहाँ पे सड़कों में, आज तक मैंने नहीं देखा। कोई सड़क टूटी हुई नहीं देखी मैंने आज तक। और वहाँ पे अगर आप कोई घर भी बन रहा होता है, कंस्ट्रक्शन होती है, तो पूरा पैक होता है, इतना ज़्यादा पैक होता है कि वहाँ पे एक धूल का पार्टिकल भी बाहर ना आ पाए। ओके, सो वो इस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि एक तो आवाज़ नहीं आती है, साउंड प्रूफ वॉल्स वगैरह वो लगाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और वो इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं तरीके से पैक करते हैं कि एक धूल का एक पार्टिकल भी बाहर नहीं आएगा। आप चेक करोगे इंडिया का पॉल्यूशन में शायद से 20% ये कंस्ट्रक्शन वर्क का पॉल्यूशन होता है, बट जापान में ऐसा कुछ नहीं है। तो लाइक आई थिंक हमें ये सारे रूल्स को भी स्ट्रिक्ट करना चाहिए, और सबसे बेस्ट बात यही होती है कि हमें सिविक सेंस को अपनी थोड़ा अच्छा करना चाहिए कि नहीं। इवन मैं अभी जब एयरप्लेन से आ रहा था तो मेरी हांगकांग से ट्रांजिट फ़्लाइट थी, तो जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो जब दिल्ली की फ़्लाइट आई थी तो इंडियंस बहुत सारे थे, और मेरे को वहीं पे ही चेंज दिख गया कि इंडियंस को जब फ़्लाइट में खाना मिलता है, उनको पीनट्स मिले थे सबको, तो लोगों ने पीनट्स खाए और फ्लाइट के अंदर ही वो कूड़ा फेंक दिया। मतलब मैं सोच रहा हूँ यार, आप लोग तो बाहर कंट्रीज में रहते हो, आप लोगों को तो पता है क्या है क्लीननेस बाहर कंट्रीज में, बट नहीं, अपनी कंट्री में आ रहे हैं तो हम तो प्लेन भी गंदा कर देंगे। तो मैं यही सोच के देख रहा था कि नहीं, हमें अगर डेवलप होना है, अगर हमें चाइना जैसा बनना है, अगर आप चाइना देखोगे क्या पहुंच चुका है चाइना, बहुत ही ज़्यादा साफ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, इवन जापान से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में चाइना। तो अगर हमें चाइना जैसे, जापान जैसे, अमेरिका जैसे बनना है तो आई थिंक गवर्नमेंट को सिर्फ ब्लेम करना या फिर किसी अपोजिशन को ब्लेम करना या फिर बोलना कि हम तो, हमारे ऊपर रूल करा था क्या अंग्रेज़ों ने 200 साल, इसलिए हम ऐसे हैं। अगर रूल की बात करोगे, अमेरिका भी रूल हुआ था, या फिर जापान में तो पूरा जापान बर्बाद हो चुका है, 2-3 बार बर्बाद, उनको सुनामी आती रहती है। अभी माउंट फूजी जो जब वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल माउंटेन माना जाता है, वो विस्फोट होने वाला है। वो एक्चुअली माउंटेन नहीं है, वो वोल्केनो है, एन एक्टिव वोल्केनो। तो वो शायद से 100 साल पहले एक बार फटा था, और अब साइंटिस्ट बोल रहे हैं वो इन
10 साल के अंदर कभी भी फट सकता है। तो जापान में रोज़ न्यूज़ आती है कि सब इमरजेंसी गुड्स खरीद के रखो अपने घर के अंदर, सब फ्लैश लाइट्स और 20 दिन का खाना, लाइक जो स्टोरेबल खाना होता है जो 5 साल 6 साल तक चलता है, तो उसको रखो। मतलब अभी से इतनी ज़्यादा न्यूज़ बढ़ती जा रही है और रोज़ भूकंप आते हैं जापान में, ऐसा है। लेकिन कि जापान की अब जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्लीनलीनेस से अब आगे आके वी नाउ नो दैट डेफिनेटली जापान इज रियली क्लीन। भूकंप बहुत आते हैं, तो ऐसा होता है लाइक बहुत ज़्यादा होता है। अभी तो रिसेंटली मेरे को 2-3 महीने में थोड़ा कम लगा है, वरना जब मैं नया नया गया था जापान में तो एक तो घर उनके ऐसे होते हैं, मतलब पतले पतले से तो घर बनाए होते हैं, उनकी ऐसे ब्रिक्स की वॉल्स नहीं होती हैं, वुडन वॉल्स होती हैं। और शायद से पता नहीं वो वुड का यूज़ करते हैं, कार्डबोर्ड का यूज़ करते हैं, पता नहीं क्या है। इट्स स्ट्रॉन्ग बट वो पतली होती हैं। और जब वो भूकंप आता है ना तो उन्होंने जानबूझ के ऐसे घर बनाया विच कैन शेक। तो आपने अगर जब आप भूकंप के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि अगर आप ऐसे घर बनाते हो जो हिल नहीं सकते, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वो टूट जाते हैं। ओके तो वो जानबूझ के ऐसे घर बनाते हैं जो भूकंप के साथ उसको मेंटेन करें और हिलते रहें। ओके टूटे ना बट शिवर करें। हाँ, तो कभी कभी इतने ज़्यादा शिवर करते हैं और मैं सो रहा होता हूँ, वो पूरा घर ऐसे हिल रहा होता है और आई वाज लाइक ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और पर मैं बैल्कनी से देखता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे छोटा सा भी भूकंप आ जाए, 2-3 मैग्नीट्यूड का भी अगर भूकंप आ जाए तो नीचे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ पे कोई नहीं होता। और वहाँ पे मैं बता रहा हूँ 2-3 छोड़ो, आप 5 मैग्नीट्यूड का भी भूकंप आ जाए, 6 का भी आ जाए, नीचे लोग जाते ही नहीं है अपने घर पे, बस वो चिल कर रहे हैं। अरे आ गया अभी बंद हो जाएगा, दे विल बी लाइक अरे बंद हो जाएगा कोई बात नहीं बैठ जाओ। ऑफिस में हम काम कर रहे होते हैं, वो बिल्डिंग ऐसे ऐसे हिल रही है एकदम तकेशिस कैसल की तरह, और हम काम कर रहे हैं एंड एवरीवन इज कूल कि ठीक है ना भूकंप ही है, क्या हो गया, भूकंप ही हो गया तो मतलब क्या हो गया। और वहाँ पे बट स्टिल गवर्नमेंट ने ऐसा बना रखा है, जब भी भूकंप आएगा टीवी से लेके रेडियो से लेके आपके फ़ोन सब सायरन, सब में सायरन बनने लग जाता है और सबका ऑटोमेटिक एकदम सेम टाइम पे सायरन बनने लग जाता है, पी पी पी, बहुत तेज़ बजता है वो। सारे के सारे जो भी शो देख रहे हो, जो भी मूवी देख रहे हो, वो सब स्क्रीन हो जाएगा अर्थक्वेक अर्थक्वेक अलर्ट, बी केयरफुल करके हर जगह ऐसा हो जाएगा होता है। तो मेरे को लगता है ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं, मतलब अपनी जनता को इस चीज़ के लिए अवेयर करने के लिए कि अच्छा तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। वहाँ पे आपको रेगुलरली सिखाया जाता है स्कूल में, अगर आप छोटे हो, कि भूकंप आए तो क्या करना चाहिए, भूकंप के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उनकी डेस्क के नीचे एक हमेशा एक कुशन टाइप का होता है। तो मैंने एक एक्सपीरियंस करा था वन डे बीइंग अ हाई स्कूल स्टूडेंट। तो वहाँ पे मेरे को इतनी सारी चीज़ें अच्छी लगी कि मैंने एक दिन खुद ही अपना स्कूल साफ़ करा। हाँ, ये मैं इस चीज़ पे आने वाला था, वी वर ऑन भूकंप वाली चीज़, बट मेरे को डेफिनेटली स्कूल एंड कॉलेजेस पे भी आना है अभी। बट अगर जब हम बात करें भूकंप की, तो लाइक अगर एक कोई घूमने भी गया है तो वो लोग आई गेस डर जाते होंगे, लाइक टूरिस्ट वगैरह जो है ना, कि उनकी ऐसी तैसी हो जाती होगी भाई भूकंप आ रहा है, जबकि लोकल रेजिडेंट्स आ रहा है, ठीक है क्या हो गया भूकंप। लोकल रेजिडेंट्स के मतलब लोकल लोग जो होते हैं वो बहुत चिल होते हैं, बट जो नया घूमने गया, जो टूरिस्ट हो गए या फिर जो नए नए आए हैं जापान में, जैसे मैं नया नया गया था, मैं तो डर गया था बहुत ज़्यादा। मैंने कहा भाई ये कहाँ आ गया, मैं मम्मी को फ़ोन कर रहा हूँ, मम्मी यहाँ तो बहुत तेज़ भूकंप आ रहे हैं मैं क्या करूँ। तो और सच में मैंने पूरी इंडिया में 20 साल में भी इतना तेज़ भूकंप नहीं देखा था, जैसे मैंने वहाँ पर जाते ही 1 हफ्ते में देख लिया था। और फिर मेरे को आदत होते अब मेरे को भी ऐसा होता है, अरे चिल है कोई बात नहीं, अभी बंद हो जाएगा, आ रहा है बंद हो जाएगा, यहाँ की बिल्डिंग्स अच्छी हैं, मतलब ये नहीं टूटने वाली तो मतलब ये सारे थोड़ा ट्रस्ट हो जाता है। और मतलब आप अपने आसपास के लोगों के देखोगे, दे आर नॉट गिविंग अ डैम अबाउट अर्थक्वेक। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है चलो ठीक है, हम भी ऐसे ही बन जाते हैं हाँ, सो अब आते हैं अबाउट द स्कूल्स ऑफ जापान एंड द हाई स्कूल्स ऑफ जापान। अगेन इंडियंस भाई, हमारे लोगों का तो सारा कार्टून से ही आ रहा है जापान की नॉलेज। तो हमने देखा है, जैसे जब हम शिनचैन वगैरह देखते थे, स्कूल्स वहाँ के देखते थे, नोबिता में डोरेमोन में काफ़ी दिखाया जाता था उनका स्कूल वगैरह, तो दिखाते थे कि वहाँ पे बच्चे खुद से लंच सर्व कर रहे हैं सबको, खुद से वो स्कूल क्लीन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सो इज इट रियली लाइक दैट? या इट्स रियली लाइक दैट एक्चुअली, कि मतलब वहाँ पे आप हमेशा एक तो अपना स्कूल साफ़ करते हो,
इट्स नॉट लाइक अपनी क्लास साफ कर रहे हो, पूरा स्कूल, आपको स्कूल साफ करना है। बच्चे खुद करेंगे अपना स्कूल साफ, वॉशरूम से लेके लैब हो गया या फिर आपका कोई और क्लासरूम हो गया, वो आप हर जगह साफ कर रहे हो। और बच्चों की ड्यूटीज़ लगी होती है कि आज इसका दिन है, आज इसका दिन है, आज इसका दिन है, तो उनकी टीम्स बनाते हैं और वो टीम बना के फिर साफ़ करते हैं, साफ़ सफाई होती है। और आप अपनी क्लासरूम से जाने से पहले सारी की सारी टेबल्स, डेस्क जितनी भी होती हैं, आपको सब अच्छे तरीके से लगा के जाते हो। इतना ज़्यादा उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है कि बचपन से अगर आप साफ़ खुद कर रहे हो कोई चीज़ जगह, अगर आप कोई अपनी क्लासरूम रोज़ साफ़ करोगे, आपको पता है अगर आप इसको गंदा करोगे एंड में आपको ही साफ़ करना है, तो आप खुद ही गंदा नहीं करोगे। ये होता है कि अब मेरे को भी ऐसा ही पता है कि अगर मैं अकेला रह रहा हूँ, अगर मैं जितने ज़्यादा बर्तन यूज़ करूँगा एंड में धोना ही मेरे को है, तो मैं ट्राई करता हूँ जितने कम बर्तन यूज़ हो सके उतने ही कम यूज़ करूँ। तो सेम ऐसे ही वहाँ पे दिमाग चलाते हैं बच्चे कि मतलब हम गंदा ही नहीं करेंगे तो साफ़ करने में दिक्कत ही नहीं होगी। और जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं स्कूल से, फिर वही चीज़ कंट्री के ऊपर आ जाती है कि वो गंदा कंट्री को करते ही नहीं है, ताकि उनको ऐसा होता है कि साफ हमें ही करना पड़ेगा। आई गेस ये बचपन से ही जो अपब्रिंगिंग उनको दी जाती है, जो लर्निंग मिलती है, वो बहुत हेल्प करती है एक आगे ऐसा अडल्ट डेवलप करने में जो कहीं पे भी लिटर करे ही ना। यस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है इम्पैक्ट करती है उनकी थिंकिंग में, कि मतलब कि हमें खुद से ही अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना है कि हमें अपनी कंट्री को गंदा नहीं करना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी वहाँ के हाई स्कूल की लाइफ कैसी है? मतलब आपके अकॉर्डिंग कैसे है वहाँ के स्कूल्स और? स्कूल की लाइफ तो वैसे बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने भी एनीमे में शुरुआत में देखा था कि भाई बहुत ज़्यादा फन होता है, रोमांस होता है, वहाँ पे इतने ज़्यादा क्यूट टाइप की ड्रेसेस होती हैं एंड ऑल मैंने देखा था। बट जब मैं अपने रियल जापानीज़ फ्रेंड से मिला और जब मैंने उनसे पता करा, तो दे टोल्ड मी कि मतलब पढ़ाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वहाँ पे। अच्छा, मतलब स्कूल तो है ही कि मतलब स्कूल में तो पढ़ाई है ही, फिर उसके बाद उनके इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा लंबे आवर्स के होते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट उनका पूरा दिन, वो समटाइम्स अगर आप हाई स्कूल स्टूडेंट हो तो वो पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई में निकाल देते हैं। इतना ज़्यादा होता है। अगर आपको अच्छा कॉलेज में जाना है, अच्छे हाई स्कूल में जाना है, तो ऐसा होता है। बाकी जो मेरे को बेस्ट चीज़ लगती है जापान के स्कूल की, उनकी करिकुलर एक्टिविटीज़ वो इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी हैं। मतलब उनको कभी ऐसा होता ही नहीं है जैसे हम कहते हैं हमारे ओलंपिक्स में मेडल्स कम आ रहे हैं, या फिर जापान के इतनी ज़्यादा गोल्ड क्यों आ रहे हैं, या फिर किसी और कंट्री के क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनकी स्कूल की अपब्रिंगिंग में उनको पूरी अच्छी तरीके से एक एक स्टूडेंट को एनालाइज करा जाता है कि इस बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है। अगर ये बच्चा बास्केटबॉल में अच्छा है तो स्कूल उसको पुशअप करेगा कि तू बास्केटबॉल ही खेल, वो बास्केटबॉल ही खिलाएंगे। अगर वो स्विमिंग में अच्छा है उसको स्विमिंग में ही खिलाते रहेंगे पूरे टाइम। वो वॉलीबॉल में अच्छा है उसको वही कराएंगे, हॉकी में अच्छा है वही कराएंगे। तो और उसके कोटाज भी होते हैं। मतलब अगर आप बास्केटबॉल में अच्छे हो तो आपको बास्केटबॉल के बेसिस में आपका फ्यूचर बनाने के लिए पूरी कंट्री लग जाएगी, और उस आपको कॉलेज भी अच्छा दिलाएगी जो बास्केटबॉल में बहुत अच्छा है, जो उसमें बहुत ज़्यादा एलीट कॉलेज है। तो इसके बेसिस पे ना मेरे को लगता है कंट्री बचपन को, मतलब बचपन से ही बच्चों को ऐसा डेवलप करते हैं कि वो कंट्री को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएँ बाहर देशों में भी। तो अगर आप मान लो, अब मेरे को बचपन से मन था कि भाई मेरे को वॉलीबॉल खेलना है, बट मेरे स्कूल में ऐसा था कि भाई नहीं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हाँ। जो स्पोर्ट्स पीरियड्स में भी हमारे मैथ्स वाले टीचर आ जाते थे कि नहीं ये पीरियड हम ले रहे हैं, हाँ ये पीरियड हम ले रहे हैं, तुम्हें स्पोर्ट्स छोड़ो, पढ़ाई करो। तो ये चीज़ ऐसे कभी भी बाहर कंट्रीज़ में या फिर जापान में स्पेशली नेगलेक्ट नहीं करी जाती है। स्पोर्ट्स को कोई ऐसे नहीं देखा जाता कि इससे फ्यूचर नहीं बनेगा, एंड विच इज़ ट्रू एक्चुअली, कि मतलब इंडिया में क्रिकेट इज़ वे मोर पॉपुलर देन एनी स्पोर्ट। तो मुझे लगता है कहीं हद पे कि हमें बाकी स्पोर्ट्स को भी बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ताकि लोग उसको बनने के लिए, उस स्पोर्ट्स प्लेयर बनने के लिए बहुत मेहनत भी करें। एंड सही उनको रिसोर्सेज मिलेंगे एंड सही पुश मिलेगा, तभी दे विल बी एबल टू डू एंड एक्सेल। वही मतलब स्कूल्स में ही अगर आपको बाहर से सीखना पड़ रहा है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर आपको कोई क्रिकेटर बनना है, अगर आपको कोई लाइक सॉकर प्लेयर बनना है, तो आपको बाहर कोचिंग लेनी पड़ती है इंडिया में। जापान में ऐसा नहीं होता है, वो सब कुछ स्कूल ही करा रहा है आपका। तो आपको ऐसा नहीं होता है कि पेरेंट्स पे भी दबाव नहीं बनता है, पेरेंट्स पे कोई ऐसा नहीं होता है कि हमारा अलग से पैसा लगेगा। स्कूल बच्चे पे भी नहीं होता है कि स्कूल पहले ख़त्म करूँ फिर वहाँ से अलग से कोई चीज़ सीखने जाऊँ, सब कुछ स्कूल में हो जाता है। तो दैट इज़ वेरी ग्रेट थिंग। मेरे को ऐसा लगता है पढ़ाई के साथ साथ वो स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा आगे है, मेरे को ऐसा लगता है। और दूसरी चीज़ ऐसा होता है कि जापान में आप जो आप कह रहे थे खाना बनाने वाला, तो मतलब खाना तो एक्चुअली बनता
वहाँ पे हर चीज़ न्यूट्रिशन को देख के, बैलेंस डाइट को देख के बनती है, बट खाने को जो सर्व करना होता है वो बच्चे करते हैं। तो उनकी उस चीज़ की भी ड्यूटी लगती है स्कूल में कि मतलब ये, ताकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए चीज़ों की, कि मतलब अच्छा खाने को सर्व ऐसा करना होता है, और मतलब हाउ द थिंग्स वर्क। तो उस सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। क्लास मॉनिटर्स हर चीज़ के बने होते हैं कि मतलब तुम्हें क्या क्या चीज़ों को कैसे कैसे हैंडल करना है। और एक और बेस्ट चीज़ होती है कि मतलब आप जैसे ही मिडिल स्कूल में आते हो तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। और जापान का पार्ट टाइम जॉब का एक बच्चा, लाइक अगर आप हाई स्कूल में हो, वहाँ का बच्चा जो पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमा सकता है, वो यहाँ का इंडिया में एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आईटी इंजीनियर भी नहीं कमा पा रहा है। आप पार्ट टाइम जॉब करके हाई स्कूल का बच्चा लाइक मोर देन लाख पर मंथ कमा सकता है। और वो अपने पैसों से बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि उनको पता होता है कि कमाना है तो पॉकेट मनी घर वालों से नहीं लेनी है, हमें खुद ही काम कर लेना है। तो वहाँ पे लोग मैकडॉनल्ड्स में काम करके, कन्वीनियंस स्टोर पे काम करके, या फिर किसी और एरिया में काम करके वो अपना खुद से आईफोन ले रहे हैं, वो अपना कुछ अगर उनको ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हैं, अपनी ट्रिप्स कर सकते हैं, अपना ट्रैवल कर सकते हैं। वो मेरे को बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को पता है कि हाउ सोसाइटी वर्क्स। अगर आपको पैसा कमाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो बच्चों को ना शुरुआत से ही पता होता है। यहाँ पे अगर आपको पड़ेगा कि अबे तू मैकडॉनल्ड्स में काम करता है, तो दे माइट लाफ ऑन यू कि ये यहाँ पे ईगो पे ले लेते हैं उस चीज को कि यार हम नहीं कर सकते, इट्स अ मीनियल जॉब, वी कांट डू दिस। बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हर जॉब को इक्वली ट्रीट करते हैं। वहाँ पे कूड़ा उठाने वाले को ऐसा नीचे नहीं देखा जाता, उसको बोला जाता है ये तो गवर्नमेंट जॉब करता है। वाओ। तो मतलब हर चीज को ना, एक काम कोई छोटा बड़ा नहीं है जापान में। हाँ, हमारे यहाँ पे क्या है, थोड़ा स्टेटस से लिंक कर लेते हैं उस चीज की। ओके, अगर ये टास्क कर रहा है तो ये छोटा काम है, या ये कर रहा है तो ये वाओ ये बहुत इवन आप सोचोगे, मेरा जो सीईओ था पहले वाली कंपनी का, वो साइकिल से ऑफिस आता था, सीईओ। ओके, इसीलिए जापान इतना हेल्दी है। हाँ, वहाँ पे क्या होता है कि मतलब कभी भी ना, साइकिल तो वहाँ पे नॉर्मल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट साइकिल ही है। तो मतलब आप कहीं भी कम्यूट कर रहे हो अगर जापान में, आपको कहीं भी जाना है, अगर आप कोई स्पोर्ट क्लब जा रहे हो, कुछ सामान खरीदने जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, तो साइकिल इज़ द बेस्ट थिंग टू हैव जापान में। नो वन हैव बाइक्स, नो वन हैव कार्स, सब साइकिल पे ट्रैवल कर रहे हैं, तभी वो पॉल्यूशन नहीं होता है, सब फिट रहते हैं। और वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होता कि मतलब स्टेटस नहीं है। यहाँ पे अगर कोई ऐसे साइकिल पे आ जाए तो उसको ऐसे देखेंगे कि अबे यार ये तो साइकिल पे आ रहा है, ये तो गरीब होगा। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे सब साइकिल चला रहे हैं। और सबके पास एकदम लाइक इलेक्ट्रिक साइकिल होती है, लाइक वो एक मामाचारी बोलते हैं, अगर आप सर्च करोगे तो वो आएगा। एक आगे कैरियर होता है, एक पीछे कैरियर होता है, और 2 बच्चे बैठा के एक लेडी पूरा मतलब पूरे जापान में घूमती है। और इतनी भारी भारी कैरियर देख के मेरे को ऐसा लगता था ये चलाते कैसे हैं। फिर मैंने, एक मेरी दोस्त है उसके पास मामाचारी थी, तो आई ट्राइड। वो एक पेडल मारते इतना ज़्यादा तेज़ चलती है, और फिर आपको लाइक रेस वगैरह भी होता है उसमें, तो वो लाइक इलेक्ट्रिक होती है। हर चीज़ को उन्होंने ऐसी तरीके से बना रखा है कि मतलब लोग फिट भी रहें, उनको कोई इनकन्वीनियंस फील भी ना हो, और अच्छे से कम्यूट भी कर पाएँ। तो वो सारी चीज़ ना, हाई स्कूल से लेके ग्रेजुएशन से लेके सब साइकिल पे ही अगर स्कूल आते हैं, तो आपको कभी फील ही नहीं होगा कि मैं छोटा हूँ या फिर बड़ा हूँ, या अमीर हूँ गरीब हूँ। ये सारा so amazing. ये सारा चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसी की वजह से मेरे को लगता है कि जापान अभी का जो जापान पूरी वर्ल्ड में फेमस है कि उनके डिसिप्लिन के लिए, उनके कल्चर के लिए, वो सब वो अपने बचपन से ही बच्चों में फीड करते रहते हैं, ऐसा लगता है। दैट्स क्रेजी यार। मतलब क्योंकि आई गेस ये साइकिल वाली चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि लोग बहुत जल्दी इन चीज़ों को अपने उस पे ले लेते हैं कि नहीं यार, ईगो पे, कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं साइकिल पे नहीं जा सकता, मेरे को गाड़ी में जाना है, मेरे को महंगी गाड़ी में जाना है, अगर मैं इससे महंगी गाड़ी खरीद के जाऊँगा तो मेरा ज़्यादा एक स्टेटस बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पे आई गेस ना वो शो ऑफ इज़ अ वेरी बिग थिंग हेयर, कि आई नीड टू शो ऑफ व्हाट ऑल डू आई पोजेस। बट यहाँ पे ये चीज़ बहुत सही है कि यार आप साइकिल पे भी जा रहे हो, इट्स गुड फॉर हेल्थ, एंड पोल्यूशन नहीं हो रहा, ट्रैफिक जैम्स कम लग रहे हैं, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग आई गेस। मतलब जापान में इफ़ यू वांट टू हैव अ कार, तो आपको उसके लिए पार्किंग भी होनी चाहिए। वो चेक करेंगे कि तुम कहाँ लगाओगे गाड़ी। इंडिया में तो सबसे बड़ा कलेश ही पार्किंग है, यहाँ तो सर खोल देते हैं लोग हाथापाई। पे पार्किंग के इतना महंगा चार्ज होता है ना जापान में, मतलब आप कार लेने का फिर सोचोगे ही नहीं कि आपको अगर कहीं पे पार्क करनी है तो 2 घंटे के लिए आप 5,000 अगर दोगे
Okay. तो आप कहोगे कि यार एक कार क्यों लूंगा, मैं इससे बढ़िया तो मैं कैब से आ जाऊँ, साइकिल से आ जाऊँ। तो वही चीज़ है कि मतलब ये चीज़ इस वजह से मतलब मेरे को लगता है नॉर्मली लोग वहाँ पे कार लेना प्रेफर नहीं करते हैं। Okay, so even to own a car in Japan, you should have a pre-owned parking space first. ऐसा कुछ कुछ एरिया में सिलेक्टेड है, जैसे टोक्यो में ऐसा होता है कि मतलब आप पार्किंग एरिया ले सकते हो तो उसके लिए भी पर आपको अलग से पे करना पड़ता है। बट आपको कहीं भी जापान में ऐसा मिलेगा कि कहीं क्या कहते हैं, आपने कहीं पे ऐसी जगह पे पार्क कर रखी है गाड़ी जहाँ पे स्ट्रीट है नॉर्मल, नो पार्क जोन है, नो पार्क जोन है, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको। और जो हमारे यहाँ पे जिसको पार्किंग बोलते हैं कि मतलब बिल्डिंग के नीचे गाड़ियाँ लगा रखी हैं, ये सब पार्किंग जापान में मानी नहीं जाती है। कि बिल्डिंग के नीचे पार्किंग नहीं, आपको अपने घर के अंदर डालने वाली पार्किंग को पार्किंग बोला जाता है, गराज में। या फिर आपको ऐसे एक पार्किंग स्पेस होता है जहाँ पे वो ऑटोमेटिक पार्किंग होती है, क्या कहते हैं उसको, मतलब बहुत लेवल्स की पार्किंग होती है, 20 मल्टी लेवल पार्किंग होती है। तो वहाँ पे आपको पार्क करना होता है, उसका आपको मंथली पे करना होता है। तो ऐसे एरियाज में ही आप पे पार्क कर सकते हो या फिर अपने घर में पार्क कर सकते हो, आप सड़क पे पार्क कहीं नहीं कर सकते जापान में। So मतलब जापान इज क्रेजी, जापान इज ब्यूटीफुल, जापान इज क्रेजी, जापान इज प्रोग्रेसिंग एंड अमेजिंग। तो अब क्या है ना, अभी रिसेंट कुछ टाइम्स में आई हैव सीन, पिछले कुछ सालों में कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इधर बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स का फ्लो था जाने के लिए, दैट हमें कनाडा जाना है, हमें यूएस जाना है, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है। अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे द ट्रेंड इज इवन शिफ्टिंग टुवर्ड्स जापान। अब बच्चे जापान भी जाना चाह रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज इन जापान। सो कैसा है जापान इंडियन स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, मेरे को ऐसा लगता है। और बहुत ज़्यादा लेवल पे स्टूडेंट्स जा रहे हैं जापान कि उनको लाइक शिफ्ट होने के लिए दे माइट गो फॉर लाइक लैंग्वेज स्टडीज़। तो लैंग्वेज स्कूल्स में लोग एडमिशन लेके जापान चले जाते हैं एंड देन दे फाइंड अ जॉब एंड देन दे कन्वर्ट देयर वीज़ा टू लाइक स्टूडेंट वीज़ा टू वर्किंग वीज़ा। बट दूसरा क्या होता है कि अगर आपको स्कॉलरशिप लेके जाना होता है तो जापान जाने के लिए बहुत लाइक टोटली फ्री स्कॉलरशिप है, जहाँ पे आपको वो एयरप्लेन का फेयर भी आपका ही पे करते हैं, जापान गवर्नमेंट पे करती है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो उसको MEXT बोला जाता है, MEXT। और उसमें आप रिसर्च करने के लिए जा सकते हो, आप अपनी बैचलर्स के लिए जा सकते हो, मास्टर्स के लिए जा सकते हो, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ऐसी एक जेसो करके एक स्कॉलरशिप होती है, तो आपको ना बहुत सस्ते में बहुत ज़्यादा अच्छी हायर एजुकेशन मिल जाती है जापान में। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जापान में अमेरिका के जितना आपको ये नहीं दिखाना पड़ता कि वी आर रिच एंड मतलब थोड़ा बहुत तो होता ही है हर कंट्री का कि मतलब हु विल सपोर्ट यू अनटिल अनलेस यू आर गोइंग ऑन स्कॉलरशिप। अगर आप अपने पैसे लगा के कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत दिखाना होता है। बट अमेरिका के लिए अगर आपको अमेरिका में 10% दिखाना पड़ता है तो जापान में आपको सिर्फ 2% दिखाना होगा। इतना ज़्यादा लूज है जापान स्टूडेंट्स के लिए। एंड हाउ इज द लाइफस्टाइल फॉर अ न्यू स्टूडेंट गोइंग आउट देयर? कैसे जापान वेलकम करता है न्यू स्टूडेंट्स को? बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरे को लगता है कि अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको जापानीज़ मस्ट भी नहीं चाहिए। वहाँ पे इंग्लिश करिकुलम होते हैं और आपके सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो जापान में। और दूसरी चीज़ ये होती है, बट अगर आपको जापानीज़ आती है तो आपकी लाइफ लाइक 5% से आई थिंक लाइक 20% और अच्छी हो जाती है। कि मतलब आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको लाइक लाइफस्टाइल में भी कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अगर आप किसी लोकल नहीं होता है प्लेस पे भी जाते हो तो यू कैन टॉक टू एवरीवन देयर। और लाइक फ्रेंड्स बनाने के लिए भी, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप फ्रेंड्स तो बनाओगे। तो इट वुड बी वेरी ईजी अगर आपको जापानीज़ लैंग्वेज आती है। आप जापानीज़ लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हो और उनके साथ हैंग आउट वगैरह कर सकते हो। तो मेरे को लगता है लैंग्वेज स्पेशली जापान में जाने के लिए, जैसे मैं आपको 5 लेवल्स बताई थी, तो आपको N5 या फिर N4 जो बेसिक लैंग्वेज के लेवल्स हैं वो भी आती है ना, तो दैट वुड बी ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ग्रेट। सो इट्स लाइक अ गुड प्लेस, अ प्लेस फिल्ड विद अपॉर्चुनिटीज अगर कोई इंडिया से प्लान कर रहा है जापान शिफ्ट होने का। या इट्स वेरी ट्रू कि मतलब जापान में जापानीज वर्ड है शोशिकोरेका, विच इज़ लाइक जापान की ओल्डर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यंगर पॉपुलेशन बहुत कम है। तो जापान में जो मैंने आपको बताया था कि 4 दिन का वर्किंग डेज कर रहे हैं, तो वो भी ऐसा ही रीज़न था कि मतलब जापान वॉन्ट्स पीपल टू लाइक मेक बेबीज। हाँ, सो ये कल्चर अगर हम जापान के वर्क कल्चर पे हैं, पहले ऐसा कहा जाता था दैट, अभी भी मैंने ऐसे सुना है, दैट जापानीज पीपल आर द हार्डेस्ट वर्किंग पीपल। मतलब उनके वर्क आवर्स इतने ज़्यादा होते हैं एंड यू नो दे स्पेंड सो मेनी आवर्स जस्ट वर्किंग। इज दैट ट्रू?
इट वॉज ट्रू एक्चुअली। तो मतलब पहले बहुत ज़्यादा होता था जब जापान में थोड़ा सा इकोनॉमी के लिए बहुत ख़राब चल रही थी इकोनॉमी, तो लोग 3-3 4-4 दिन छोड़ो 1-1 हफ्ता ऑफिस में ही रुकते थे, वहाँ पे शावर लेते थे, वहीं पे ही ब्रश करते थे, वहीं पे ही खाते थे और वहीं पे ही सोते थे। अच्छा, घर जाते ही नहीं थे। उसी की रीज़न की वजह से जापान की पॉपुलेशन बहुत घट गई थी कि मतलब दे स्टॉप मेकिंग बेबीज, दे डू स्टॉप गेटिंग मैरिड। तो काम में उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी निकाल दी। कुछ ऐसे लोग भी हैं, तो उन्होंने शादी नहीं करी, उन्होंने बच्चे नहीं करे, तो उसकी वजह से अब की जो यंगर जनरेशन है उनको टैक्स बहुत भरना पड़ रहा है उसकी वजह से, क्योंकि बूढ़े लोग ही बचे हैं सिर्फ जापान में, ऐसा हो गया है। तो तभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, फॉरेन पीपल्स के लिए, क्योंकि जापान में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ है ही नहीं। जापान में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, बट जॉब करने के लिए लोग कम पड़ रहे हैं। ओके। तो अगर आपके पास अच्छा स्किल सेट है, अगर आप अच्छे हो जापानीज़ में और आपको कोई और स्किल भी आती है, तो किसी भी एरिया में, किसी भी, जैसे आप मेडिकल से लेके इंजीनियरिंग से लेके मार्केटिंग, सेल्स, किसी में भी चले जाओ, आपको हर जगह पे जॉब मिल जाएगी। बस आपको जापानीज़ आनी चाहिए और वो स्किल आनी चाहिए। तो ये रीज़न भी है जापान का कि मतलब पुराने टाइम पे वर्क कल्चर बहुत ख़राब था, बट अब का वर्क कल्चर फॉरेन पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा भी बना दिया है कि कभी कभी तो किसी कंपनी में ऐसा है कि आपको सिर्फ 4 दिन काम करना होता है, और वर्क फ्रॉम होम तो बहुत नॉर्मल है जापान में। ओके, सो 4 days वर्किंग है कुछ कंपनीज में। कुछ कंपनीज में 4 days वर्किंग है। नॉर्मली जापान की जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है वो 5 days है। अच्छा, 5 से ज़्यादा नहीं, 5 से ज़्यादा किसी कंपनी में है ही नहीं। ओके। और आप थोड़ा सा भी अगर लाइक एक्स्ट्रा वर्क करते हो तो आपको ओवरवर्क का पैसा मिलता है। और मेरी कंपनी में तो ऐसा है, मेरी कंपनी में मसाज तक मिलती है। मसाज रूम बना रखे हैं उन लोगों ने, मसाज करने के लिए लोग हायर कर रखे हैं, और वो सारा का सारा वर्किंग आवर्स के अंदर आता है। मेरे को नींद आ रही है खाना खाने के, मेरे को लंच खाने के बाद नींद बहुत आती है, तो मेरा ऐसा होता है 1 घंटे में मसाज रूम में जाता हूँ, और मसाज करने वाली दीदी होती हैं वो मसाज करती हैं, 1 घंटे सोता हूँ और फिर उसके बाद काम करता हूँ। एंड इट इज काउंटेड विद इन योर वर्किंग विद इन माई वर्किंग आवर्स। तो ये इतनी हाई लेवल पे जापान प्रोग्रेस कर रहा है अपने वर्किंग कल्चर को अच्छा करने के लिए। मेरे को तो लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं जैसे अपने इंडियन फ्रेंड्स का सुनता हूँ कि भाई मेरा बॉस ये कर रहा है, और पॉलिटिक्स बहुत होती है इंडियन कंपनीज़ में। ऐसा कुछ नहीं है जापान में, मतलब एटलीस्ट जिन कंपनियों में मैंने काम करा है वहाँ पे तो ऐसा नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस इज ग्रेट, बहुत ग्रेट है मतलब। और कुछ कंपनीज है जिनको ब्लैक कंपनीज बोला जाता है, उनको आप इंटरव्यू में ही पता चल जाता है आपको कि मतलब कि वो आपको टर्म एंड कंडीशन बताते हैं, जबकि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तो फिर आपको पता चल जाता है ये कंपनी बेकार है, इसमें मत जाओ। तो बट मोस्टली कंट्रीज जापान की गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, और बहुत ज़्यादा अच्छा है वर्किंग कल्चर उनका। ग्रेट, सो लाइक इट्स अ गुड प्लेस टू गो एंड स्टडी एंड वर्क देयर, राइट? या दैट्स ट्रू। सो निखिल, जब जापान की बात आती है, सो जापान इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर इट्स रेलवे नेटवर्क्स एंड रेलवेज एंड बुलेट ट्रेन खास करके। सो हैव यू ट्रैवल्ड इन द बुलेट ट्रेन? हाँ, ऑलमोस्ट लाइक एवरी मंथ आई डू। एंड नॉर्मल रेगुलर मेट्रो वगैरह में भी आपने जापान की ट्रैवल किया होगा। एंड यू टोल्ड मी दैट अभी आज जब आप शूट के लिए आए पॉडकास्ट के लिए, सो यू केम वाया मेट्रो, राइट? या। तो इंडिया की मेट्रो और जापान की मेट्रो की अगर हम बात करें, सो व्हाट्स द बिगेस्ट डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल? ओके, सो लाइक इंडिया की मेट्रो भी वैसे साफ वगैरह है, और एक्चुअली इंडिया की मेट्रो मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड बाय जापान है। तो हाँ, तो शुरुआत में जो जापान ने ही स्टार्ट करा था इंडिया में मेट्रो रेलवे का प्रोसेस। तो मेरे को ऐसा लगता है कि डिफरेंस टेक्नोलॉजी में तो नहीं है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट वहाँ पे सेम है सब कुछ, बट हाउ यू कंट्रोल द सिस्टम, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जापान की मेट्रो कभी डिले नहीं होती है, और अगर हो भी गई तो दे अपोलोजाइज सो मच। मतलब आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिलता है, अगर आप ऑफिस लेट हो गए हो तो अपने बॉस को आप दिखा सकते हो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। और मेट्रो आपको वो सर्टिफिकेशन देती है। हाँ, आप वहाँ से ले सकते हो उनके ऑफिस से, मेट्रो ऑफिस से। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। अगर आपकी एक चाबी या फिर अम्ब्रेला या लंच बॉक्स भी आपका कहीं खो गया जापान की मेट्रो में, आप भूल गए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको ना मिले वापस। मैंने अपना पैसों से भरा हुआ वॉलेट 2 बार खो चुका हूँ, मैं अपना आईफोन खो चुका हूँ, अपनी एयरपॉड्स खो चुका हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो कभी मेरे को वापस ना मिले। हाउ डू यू गेट इट बैक? मतलब व्हाट्स द प्रोसेस? आपको बस उतरना है अपने मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड का ऑफिस होता है, और वहाँ पे आपको जाना है, वो बोलेंगे हमें मिला है या नहीं मिला है।
तो अगर मिला होगा तो आपको वो रिटर्न कर देंगे, आपसे एक एप्लीकेशन साइन करवाएंगे वहाँ पे और आपको सामान दे देंगे। आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो किस कलर का था, किस ब्रांड का था, ताकि वो कंफर्म कर सके। फ़ोन है तो आपसे लॉक खुलवा लेंगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। और नहीं मिला होता तो वो आपको कंफर्म करते हैं कि अगर जैसे ही हमें किसी भी स्टेशन पे ऐसी रिपोर्ट आती है कि किसी ने आपका वापस करा है, या फिर हम अपने लोगों को भेजते हैं मेट्रो चेक करने के लिए कि मेट्रो में गिरा तो नहीं हुआ है या फिर रखा तो नहीं हुआ है, तो वो चेक करते हैं। या फिर लोग इतने ज़्यादा सेंसेबल हैं, आपको अगर कुछ भी मिलेगा, आपको टिफ़िन भी मिल गया या फिर अगर अम्ब्रेला मिल गया, तो या तो ऐसी चीज़ों को तो कोई हाथ ही नहीं लगाता है, वो लटकी रहती है। आपने जैकेट अगर रख दी किसी सीट पे और भूल गए, ऊपर आपने रैक पे रख दिया और भूल गए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई और ले उसे। तो नॉर्मली तो ऐसा कोई ट्रेन वाला ही बंदा आता है और उसको उठा के ले जाता है, अपने ऑफिस में रख देता है लॉस्ट एंड फाउंड में, और वो चीज़ आपको बाद में मिल जाती है। आप इवन कोरियर भी करा सकते हो अपने घर पे, और वो भी जापान गवर्नमेंट करके देती है आपको। तो एक तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है। मतलब हाँ, ये तो ही जैकेट्स और अम्ब्रेलाज। अब आपने जैसे बोला पैसों से भरा वॉलेट, सो आई फील लोग इतने वहाँ पे सेंसिबल एंड सेंसिटिव हैं कि यार वो ऐसा नहीं है कि उठाया जेब में रखा चल दे, चलो ऐसा, वो आके लॉस्ट एंड फाउंड में देंगे उसको कि हमें मिला है। इवन ये शिनचैन वगैरह के एपिसोड्स में भी मैंने देखा था, बचपन में अगर उनको कुछ गिरा हुआ मिल जाता है तो वो हमेशा पुलिस स्टेशन में जाके देते हैं। तो ये सारी चीज़ असली में वहाँ पे कहते होती है। इवन मैंने एक बार प्रैक्टिस करने के लिए इसका एक सिर्फ बहुत थोड़े से पैसे रख के एक वॉलेट को एक पार्क में छोड़ा था, और मैंने सच में देखा था वो गायब हो गया था। तो मेरे को लगा चोरी हो गया, पर मैं जैसे ही पुलिस स्टेशन गया तो उन्होंने बोला कि हाँ, स्कूल के बच्चे हमें ला के दे के चले गए थे, और उसमें से एक भी चीज़ गायब नहीं थी। तो मेरे को लगा भाई ये सच में ब्यूटी है जापान की, कि मतलब इतने ज़्यादा लोग सेंसेबल हैं। और मेट्रो में क्या होता है, एक तो जो वुमेन्स कोच होते हैं तो वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए अवेलेबल होते हैं जापान में। तो रश आवर्स में लाइक सुबह के जो 7 से 9 के बीच में होता है और रात के जो ऑफिस आवर्स होते हैं उसके बीच में सिर्फ जो वुमेन्स कोच है वो अवेलेबल होते हैं। बाकी उसके अलावा के आवर्स में आप मेंस भी वहाँ पे जाके बैठ सकते हो, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है टोक्यो में, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है टोक्यो। तो एक तो ये रीज़न है, और दूसरा ऐसा भी होता है कि मतलब जापान में वुमेन्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मेन से विमेन आर मोर। हाँ, तो इस रीज़न की वजह से भी आप वुमेन्स को भी कभी इतना फील नहीं होता है कि मतलब इट्स अनसेफ। आई वॉज अबाउट टू कम टू द सेफ्टी वाली चीज़ कि वहाँ पे सेफ्टी इज़ लाइक मेट्रो में, जैसे यहाँ पे तो इंडिया में बहुत बार इंस्टेंसेस आते हैं ऑफ ईव टीजिंग वगैरह एंड ये सब, बट वहाँ पे आई गेस ऐसा नहीं है। वहाँ पे पहले हुआ करते थे कि मतलब एक तो साथ गैंग मानी जाती थी कि मतलब जो बूढ़े लोग होते थे ना वो फोटोज ले लिया करते थे ऐसे स्कर्ट के नीचे से लोगों लड़कियों की। तो सिर्फ वही एक चीज़ है, मतलब दे डोंट रियली डू इट बाय देमसेल्फ कि मतलब ऐसे टच कर लिया, ऐसा कुछ ऐसे भी होते होंगे इंसिडेंट, हर कंट्री में होते हैं, बट इट्स वे मोर लेस। मतलब मैंने कभी सुना अब नहीं होता ये वाला जो आपने बताया, बहुत ज़्यादा रेयर है। मतलब कभी एक बार कभी सुन लिया हमने, साल में 1 बार या 2 बार ऐसे सुन लिया, इट्स दैट मच। क्योंकि इंडिया में तो मेरी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं सब बताती हैं कि हमने टच फील करा है या फिर बहुत ऐसा लगा है कि मतलब असॉल्ट हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही रेयर है जापान में। जापान में तो मेरी सारी दोस्त रात के 4 बजे सड़कों पे घूमती हैं, दे वियर लाइक वेरी स्मॉल क्लोथ्स एंड ऑल, इट्स टोटली फाइन देयर। तो मेरे को लगता है कि जापान में सेफ्टी इज़ नॉट अ इशू। इवन चोरी वगैरह भी बहुत रेयर है जापान में। एंड व्हेन इट कम्स टू यू नो, जैसे अब इंडिया के अंदर तो आप दिल्ली मेट्रो की रील्स देखते हो इंस्टाग्राम पे, तो आपको दिख ही रहा है लोग वहाँ पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कपल मेकआउट कर रहा है वगैरह वगैरह। तो जापान की मेट्रोज का कैसा रहता है अंदर का एटमॉस्फेयर? ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। जापान के मेट्रोज में क्या होता है, सब शांत होते हैं। एक तो कोई बात भी नहीं करता है जापान की मेट्रो में। वहाँ पे साफ बोला होता है कि मतलब जापान की मेट्रो में बात मत करो, कॉल पे बात नहीं कर सकते हो आप। तो हाँ, तो क्या होता है कि कुछ लोग करते हैं वैसे, बट इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड। हाँ, नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड, इट्स नॉट प्रेफरेबल। तो क्या होता है कि सब हेडफोन्स लगाते हैं, ईयरफोन्स लगाते हैं और अपना फ़ोन चलाते रहते हैं। कोई अखबार पढ़ता है, कोई नोवेल पढ़ रहा है, कोई मैगजीन पढ़ रहा है, ऐसा है, बिल्कुल सब शांत है। इवन कुछ आपने वीडियोस भी देखी होंगी जापान की मेट्रो की, एकदम सन्नाटा होता है जैसे कोई ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो गया है, इतना ज़्यादा शांत रहते हैं लोग। और इंडिया की मेट्रो में तो अगर आप कोई वीडियो भी देख रहे हो तो लोग, मेरे को लगता है कि ईयरफोन्स भी यूज़ नहीं करते हैं, वो अपने स्पीकर्स पे ही बजा रहे हैं, 10 लोग और सुन रहे हैं कि अंकल जी क्या देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है वी शुड कंसिडर अगेन कि मतलब सबकी प्राइवेसी है, सबको
तुम्हारा गाना नहीं सुनना है भाई। तो ये सारा भी चीज़ मतलब मेरे को लगता है सोचना चाहिए लोगों का। और दूसरा एक ऐसी चीज़ भी है कि मेट्रो में भी कचरा नहीं फेंकते हैं लोग, मतलब मेट्रो में गंदगी नहीं होती है, कोई खा नहीं रहा होता है खाना। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है नेग्लेक्ट करी गई हैं लोगों ने, क्योंकि दिल्ली मेट्रो और जो भी मेट्रो हमारे देश में आ रही हैं वो बहुत अच्छी मेट्रो है, मेरे को ऐसा लगता है बहुत क्लीन है और बहुत ज़्यादा अच्छी एडवांस मेट्रो बनाई गई है, बट लोग उसको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। ये हमारी ही गलती है, मेरे को ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी कंट्री में कुछ चीज़ गलत हो रही है, बट हमको ही वो चीज़ों को देखना चाहिए। जापान की मेट्रो बहुत पुरानी है एक्चुअली, 90s से भी बहुत पुरानी उन्होंने मेट्रो बनाई हुई है और वो अभी भी उनकी वही मेट्रो चल रही है, कोई नई मेट्रो नहीं ला रहे हो। और जापान ने हमारे लिए बाद में मेट्रो बनाई और वो इतनी गंदी हो चुकी हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स पीपल हु आर मेकिंग थिंग्स डर्टियर और क्लीनर। सो बेसिकली इट्स अबाउट द मेंटेनेंस कि हम किस तरीके से चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। मतलब वहाँ का मेंटेनेंस इज रियली गुड। एंड सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी, आपने कहा कि सब वहाँ शांत बैठते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा होता है। आप चाहे मेट्रो में जाओ, मैं तो रील्स में देखता हूँ आंटियाँ कीर्तन कर रही हैं मेट्रो में और उनको फिर वो आर्मी के लोग उनको रोक रहे हैं, ऑल एंड ऑल लोग स्मूच कर रहे हैं, लोग लाइक लड़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं आजा बाहर मिल ले। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है जापान में। दे आर वेरी साइलेंट एंड शांत जगह, बहुत ज़्यादा शांत है। वहाँ पे सब एक दूसरे को सीट्स देते रहते हैं, थोड़ा सा भी ऐसा नहीं है कि मतलब आपको एल्डर सीट्स या डिसेबल सीट्स के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आपको कोई दिखा कि दे माइट नीड इट, तो डेफिनेटली यू विल गेट अप एंड आप बैठ जाइए। ऐसा होता है, कोई ऐसा नहीं होता कि सीट्स के लिए भाग रहे। एक तो यहाँ पे इंडिया की मेट्रो में लोगों को मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं किस बात की जल्दी होती है कि लोगों को उतरने से पहले इनको चढ़ना होता है मेट्रो में। जिसको उतरना होता है वो बेचारा पीछे वो धक्का खा के वो उतर भी नहीं पाया। तो जापान में ऐसा नहीं होता है, पहले सब उतरते हैं, फिर सब वेट करते हैं, फिर उसके बाद दे गेट इनटू इट। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। इवन एस्केलेटर में भी क्या होता है, जापान में सब लेफ्ट साइड पे खड़े होते हैं, राइट साइड पूरी खाली होती है। तो जिनको जल्दी होती है वो राइट साइड से चल के जाते हैं और जिनको आराम से जाना होता है वो लेफ्ट साइड पे खड़े होते हैं। यहाँ तो कैसे भी जाओ, बस हम यहाँ खड़े हैं, सामान 2 बैग्स यहाँ पे पड़े हैं एस्केलेटर में। जिसको जल्दी है वो भी ऐसे खड़ा है कि भाई अब मैं जा भी नहीं सकता चल के। तो ऐसा होता है कि तुम्हें जल्दी जाना है तो तुम राइट साइड से जाओ, हम लेफ्ट साइड पे खड़े होंगे। तो मेरे को लगता है ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ये क्या अनस्पोकन रूल्स हैं। जापान की गवर्नमेंट ने ऐसे रूल नहीं बनाए हैं, इट्स जस्ट पीपल हु आर मेकिंग इट and everyone is following them. So it makes it even more beautiful that wow, everyone is doing things so systematically. That's true. It's nothing is written कि मतलब you cannot speak in metro, you cannot eat in metro. It's just unspoken rule और people are following it. और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है जापान के लिए। सो निखिल, हमने इतनी सारी बातें करी अबाउट जापान, वहाँ के एनिमे के बारे में, एनिमेशन के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में, फूड के बारे में, स्कूल्स के बारे में, वहाँ की मेट्रोज के बारे में, सेफ्टी के बारे में। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से चीज़ें हमें बताई। Thank you so much for having me. Yeah, it was great talking to you and knowing about Japan. I really think people would love this because हमें यहाँ से ना एक बहुत ही इंसाइडर इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो आज तक बिल्कुल भी कभी नहीं पता थी जापान के बारे में, कि ऐसा भी कुछ होता है जापान के अंदर। So thank you so much for such insights and it was great having you on the Namit Show. Hopefully लोगों को ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। एंड गाइज, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो जापान को लेके तो प्लीज नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना। हम निखिल को डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम दोबारा जरूर बुलाएंगे। जी जरूर। Whenever you are in India and we'll shoot an episode 2. इसके अलावा अगर आपको जापान के बारे में कुछ और अमेजिंग चीज़ों को भी जानना है, so Nikhil makes great content around lifestyle of Japan. You can follow his Instagram page. You can follow him on YouTube. Yeah, you can follow me on YouTube as well. मैं links नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, स्क्रीन पे भी आ रहे हैं। आप निखिल को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। ही मेक्स ग्रेट कंटेंट अराउंड जापानीज लाइफस्टाइल। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो निखिल एंड शेयरिंग सच अमेजिंग इनसाइट्स ऑफ जापान। थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me.